ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 51 से 60। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 51। विशालकाय मनुष्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अध्याय 51। विशालकाय मनुष्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। एक बार जब एरोमेटिक कोइलिंग सिल्क शरीर में जहर घोल देता है तो जहर रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। सामान्य मनुष्यों को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन खेती करने वालों के लिए यह जहर थोड़े समय के बाद बेहद घातक होगा। जहर से प्रभावित कृषक लापरवाही से अपनी आंतरिक सच्ची क्यूई को बाधित नहीं कर सकता है, अन्यथा जहर भड़क जाएगा और शरीर में रक्त को पीछे की ओर प्रवाहित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक दर्द और पीड़ा होगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि यदि किसी को लंबे समय तक जहर दिया जाता है तो विषाक्तता शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। भले ही कोई व्यक्ति कुछ हद तक ठीक हो जाए और अपनी सच्ची क्यूई पर ठीक से नियंत्रण कर ले, फिर भी उसे दैनिक आधार पर मारक औषधि का सेवन करना होगा। अन्यथा हड्डियों के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होंगे, जिससे शरीर की नींव सूख जाएगी। शरीर मुड़ जाएगा, लकवा मार जाएगा और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा। अंततः शरीर पिघलकर मिट्टी के एक कुंड में बदल जाएगा। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि एक बार जब जहर हड्डियों में घुस गया तो उसे निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। जीवित रहने के लिए व्यक्ति केवल दीर्घकालिक उपचार पर भरोसा कर सकता है। जहर फिलहाल भड़केगा नहीं, इसके बजाय ये शारीरिक प्रेम के धागे की तरह बन जाता है, जो पीड़ित के शरीर को हमेशा के लिए कष्ट देता है। जहर विभिन्न सामग्रियों से बना था, जिनमें से कई को बदला जा सकता था। यद्यपि अंतिम उत्पाद वही होगा, विशिष्ट विषाक्तता उस व्यक्ति के अनुसार बदल जाएगी जिसने इसे बनाया था, जिससे जहर इसके निर्माता के लिए अद्वितीय हो जाएगा। स्वाभाविक है, मारक भी अनोखा होगा। केवल वही व्यक्ति जिसने जहर का निर्माण किया था सही एंटीडोट लिख सकेगा और उसकी विषाक्तता को दबा सकेगा। भले ही दूसरों को एरोमेटिक कोइलिंग सिल्क बनाने की विधि पता हो, लेकिन उनके पास किसी अन्य द्वारा उत्पादित एरोमेटिक कोइलिंग सिल्क का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मारक को बनाने का कोई तरीका नहीं होगा। इस तरह जहर खाने वाले व्यक्ति का नन्हा जीवन उसी के हाथ में होगा जिसने उसे जहर दिया था। विद्रोह या विरोध करने में असमर्थ पीड़ित केवल आज्ञाकारी हो सकता है। डॉक्टर मो ने अपने विशाल ज्ञान को छानते हुए एरोमेटिक कोइलिंग सिल्क के संबंध में किसी भी स्मृति के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उसे हानली की निडरता का कारण समझ में आया। डॉक्टर मो ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन उनके चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने उदासीनता से पूछा, क्या यह आपकी आखिरी चाल है? बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी चालें खत्म हो गई हैं, इसलिए आज्ञाकारी ढंग से हार स्वीकार कर लो। डॉक्टर मो के हाव भाव में कोई बदलाव न देखकर हानली का दिल बैठ गया। इस बिंदु पर हानली को यकीन था कि उसने कुछ गलत अनुमान लगाया है, क्योंकि डॉक्टर मो ने उसकी धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। डॉक्टर मो जरा भी उत्तेजित नहीं दिखे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वास्तव में अपने शरीर में एरोमेटिक कोइलिंग सिल्क पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे भी अधिक हानली को स्पष्ट था कि इसके कारण वह बहुत नुकसानदेह स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्रतिद्वंद्वी को पूरा यकीन था कि वह हानली को पकड़ सकता है। हानली को चुप देखकर डॉक्टर मो हंसे और जोर से कहने से पहले उसकी ओर कुटिलता से देखा, आयरन स्लेव, मेरे लिए उसे पकड़ लो। एक बार जब हानली ने ये सुना तो उसे तुरंत याद आया कि घर में प्रवेश करने के बाद उसने सोचा था कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया है, आयरन स्लेव। हालांकि उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। इसके बजाय हानली ने अपने पैर के बगल में लगे सुए को फंसाने के लिए अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल किया। वह स्वतः ही उसके हाथ में आ गया। एक पल में कमरे के कोने से एक बड़ी परछाई निकली और उसके पीछे तेज हवा चल रही थी।
इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और यह एक सेकंड में हान ली के सामने आ गया, जिससे वह बच निकलने में असमर्थ हो गया। असहाय होकर हान ली छाया के पेट के निचले हिस्से पर वार करने के लिए केवल अपने हाथ में मौजूद नुकीले सुए का उपयोग कर सका। उसे उम्मीद थी कि वह कम से कम कुछ देर तक विरोध करने में सक्षम होगा ताकि उसे पीछे हटने और अपनी सांस वापस पाने का मौका मिल सके। छोटे सुए से पेट पर वार करना सबसे इष्टतम कदम नहीं था, लेकिन हान ली के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उनका प्रतिद्वंद्वी बहुत लंबा था और हान ली जिस हथियार का उपयोग कर रहा था वह केवल कुछ इंच लंबा था, जिससे पेट ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिस तक वह पहुंचने में सक्षम था। हान ली को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी राक्षस से टकरा गया हो। यह ऐसा था मानो बहुत बड़ा होलकड़ी की वस्तु ने उसकी फैली हुई कलाई पर प्रहार किया था, जिससे वह सीधे उसकी बांह से अलग हो गई थी। इसके बाद प्रभाव के कारण उनका शरीर कुछ कदम पीछे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ का सुआ किसी चट्टान से टकराया हो और उड़ गया हो और बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। हान ली अथाह रूप से चौंका और गुस्से में था। बमुश्किल अपने शरीर को स्थिर करने के बाद पलक झपकते ही बड़ी आकृति उसके सामने आ गई। तुरंत हान ली को अपने दोनों कंधों पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि दो बड़े हाथों ने उसके कंधे के ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वह नीचे गिर गया। हान ली ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गया हो। ऐसी स्थिति में वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। हताशा के एक क्षण में उसने अपना घुटना ऊपर उठाया और बड़ी छाया के पैरों के बीच कमजोर बिंदु की ओर तेजी से निशाना साधा। आउच! यह इतना दर्दनाक था कि हान ली लगातार ठंडे पसीने से लथपथ हो रहा था। एक ऐसे हमले को अंजाम देने पर जो आमतौर पर उसके प्रतिद्वंद्वी पर घातक होता, उसने पाया कि विशाल छाया अतुलनीय रूप से ठोस थी। उसके घुटने की टोपी कई टुकड़ों में टूट गई, जैसे मुर्गी के अंडे चट्टान से टकराने पर टूट जाते हैं। हालांकि हान ली के कदम ने उनके प्रतिद्वंद्वी को ही उकसाया। उसके कंधों के ऊपर बड़े हाथों ने अचानक अपना दबाव बढ़ा दिया। हान ली को इतना दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसान लौह गुलाम, मेरे पास अभी भी इस व्यक्ति के लिए उपयोग है, डॉक्टर मो ने जोर से आदेश दिया। उन शब्दों के बोलने के बाद हान ली को लगा कि उसके कंधे हल्के हो गए हैं और दर्द बहुत कम हो गया है। अपने दिल में वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक बार के लिए उसने सोचा कि डॉक्टर मो की आवाज सुनने में सुखद थी, लेकिन एक पल की खुशी के बाद उसके मन में संदेह फिर से उभर आया। उनकी लड़ाई की शुरुआत से ही हान ली ने पाया कि किसी अज्ञात कारण से डॉक्टर मो हाथापाई के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हान ली के प्रति उदार हो जाएंगे। उन्हें डर था कि हान ली खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हान ली को पता था कि डॉक्टर मो उस तरह के परोपकारी व्यक्ति नहीं थे जो जानबूझकर उन पर नरमी बरते। वहां निश्चित रूप से कुछ भयावह मामला चल रहा था जिसके बारे में हान ली को जानकारी नहीं थी। डॉक्टर मो की चिंता ये थी कि हान ली खुद को चोट पहुंचाएगा, इसीलिए डॉक्टर मो हान ली के खिलाफ कार्रवाई करते समय सतर्क थे, क्योंकि उन्होंने हिंसक हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। यदि नहीं तो दोनों एक दूसरे के गले पड़ गए होते। डॉक्टर मो के साथ बातचीत करते समय हान ली ने गुप्त रूप से इस पहलू का पूरी तरह से फायदा उठाने का मन बनाया और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के बुरे चंगुल से बचने का एक तरीका सोचा। जैसे ही डॉक्टर मो हान ली के सामने गए, वह सब कुछ देख सकते थे जो हान ली सोच रहे थे। जब उसने हान ली की छाती को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्य झलक उठा और उसने एक दर्पण निकाला। वह इस वस्तु पर कुछ हद तक अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। जैसा कि बाद में पता चला, ये वह वस्तु थी जिसने डॉक्टर मो के प्रहार से हान ली की छाती की रक्षा की थी। बिना कुछ कहे उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और अपनी छाती से एक आयताकार पीले लकड़ी का बक्सा निकाला। ये बक्सा उल्लेखनीय रूप से उत्तम था और इसकी सतह पर एक ड्रैगन और एक फीनिक्स उत्कीर्ण था। कोई भी देख सकता था कि यह एक दुर्लभ और कीमती वस्तु थी और इसलिए आम लोगों द्वारा शायद ही कभी देखी गई हो।
डॉक्टर मो ने हानली का सामना किया और गंभीरता से बॉक्स का ढक्कन खोला, जिसमें कुछ अजीब समान चांदी के ब्लेड दिखाई दिए। वे किसी तरह खंजर और तलवार के संयोजन से मिलते जुलते थे। ब्लेड का शरीर बहुत अजीब था, वे आधे चंद्रमा में मुड़े हुए थे, उनकी लंबाई स्टिलेट्टो चाकू के समान थी। जब डॉक्टर मो ने चांदी के ब्लेड में से एक को बाहर निकाला, तो हानली ने देखा कि अजीब तरह से भयावह ब्लेड कागज के टुकड़े जितना पतला था। ब्लेड की सतह पर चमकती ठंडी रोशनी हानली को यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि ब्लेड बहुत तेज था। मानव मांस को काटने के लिए इसका उपयोग करना कपड़े काटने जितना आसान होगा। चांदी के ब्लेड पर लगे हैंडल की नोक और भी विचित्र थी। सिरे पर एक अत्यंत क्रूर और भयावह दिखने वाला राक्षस का सिर जड़ा हुआ था, जिसके 2 सींग थे और आंखें कसकर बंद थी। डॉक्टर मो ने इस भयावह ब्लेड को उठाया और जानबूझकर अपनी आंख के कोने से हानली की ओर देखा। इस हरकत से हानली बिल्कुल भयभीत हो गया। उसका अशुभ विचार सत्य प्रतीत हुआ। डॉक्टर मो उसे काटने के लिए भयावह ब्लेड का उपयोग करना चाहता था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 52 7 भूतात्मा का भक्षण अध्याय 52 7 भूतात्मा को निगल रहे हैं। हानली का चेहरा हरा होने लगा क्योंकि वह असहाय रूप से डॉक्टर मो को भयावह दिखने वाले ब्लेड को हवा में ऊपर उठाते हुए देख रहा था। सूरज की रोशनी की किरणों के नीचे ब्लेड की धार तीव्रता से चमकती थी, जिससे उसकी तीक्ष्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उसका दिल अनायास ही घबराने लगा, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे बता दिया कि डॉक्टर मो केवल उसे डरा रहे थे। चूंकि डॉक्टर मो ने हानली को जीवित पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए थे, इसलिए वह निश्चित रूप से हानली को इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही तेज ब्लेड को आकाश से धीरे धीरे उतरते हुए देखा गया, जिसका लक्ष्य उसके शरीर को छेदना था, हानली अभी भी चुप रहा, दृढ़ता पूर्वक दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति बनाए रखी। जब अजीब भयावह ब्लेड उसके सिर को विभाजित करने से आधा इंच दूर था, यहाँ तक कि उसके बालों की नोक भी भयावह ब्लेड से उत्पन्न ठंडक की लहरों को महसूस कर सकती थी, हानली ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में अफसोस का एक संकेत उभर आया। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर मो सचमुच मुझे मार डालेंगे? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दया की भीख मांगता, शायद मेरे बचने की थोड़ी सी आशा होती। मैं अभी भी बहुत छोटा हूं, मैं सचमुच इस तरह मरना नहीं चाहता। अगर मेरी मौत की खबर मेरे माता पिता तक पहुंची तो क्या उन्हें दुख होगा? क्या वे मुझे साथ रहस्य संप्रदाय में भेजने पर पछताएंगे? जीवन और मृत्यु के बीच की उस महीन रेखा पर हानली के मन में सभी प्रकार के विचलित करने वाले विचार उत्पन्न हुए, जो उस पर हावी होने की धमकी दे रहे थे। अचानक ऐसा लगा जैसे हानली ने इस पल में जीवन के सभी सुखों और दुखों का अनुभव कर लिया है और जीवन और मृत्यु के मामलों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। काचा मानव शरीर को छेदने वाले भयावह ब्लेड की आवाज सुनाई दी। हानली का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसे इससे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या हो रहा है? हानली ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। जैसे ही हानली ने अपनी आंखें खोली, वह चौंक गया। अप्रत्याशित रूप से उसने देखा कि भयावह ब्लेड डॉक्टर मो के कंधे के ब्लेड के बीच में फंसा हुआ था और उसके शरीर में इस हद तक गहराई तक घुस गया था कि केवल ब्लेड का हैंडल बाहर रह गया था, थोड़ा कांप रहा था। गंभीर घाव के बावजूद कोई खून नहीं था, जिससे पता चला कि ब्लेड की धार असाधारण रूप से तेज थी। जबकि हानली इस दृश्य से हतप्रभ रह गए, डॉक्टर मो सभी विवेक और तर्क के विपरीत वास्तव में हानली की प्रशंसा करने लगे। उत्कृष्ट, तुम छोटे छोकरे, सचमुच आप में कुछ साहस है। जब आप मृत्यु से आधा इंच दूर थे तब भी दया की गुहार नहीं लगाना। उत्कृष्ट, हा, हाल ही में जब मैं जियांगहू में यात्रा कर रहा था तो मेरी मुलाकात बहुत से नायकों से हुई जिन्होंने दावा किया कि वे मौत से नहीं डरते। लेकिन जैसे ही वे मेरे हाथ में आए, थोड़े से दबाव में वे तुरंत एक घोषित नायक से कायम में बदल गए, अपने घुटनों पर गिरकर अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। हानली ठिठक गया। वह असंगत ढंग से हकलाने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। पहले वह लगभग दबाव में आ गया था और अपनी पैंट गंदी कर ली थी।
केवल दांत पीसकर और जबरदस्ती इसे सहने के कारण ही वह चिल्लाने से बच सका। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके दिल में यह विश्वास था कि डॉक्टर मो ने उसे इस तरह नहीं मारा होगा, और इस तरह उसने सौभाग्य से यह परीक्षा पास कर ली। इसके अलावा हान ली को भी एक पुरुष होने का गौरव है, और वह डॉक्टर मो से दया की भीख मांगने के लिए अपना रुख बदलने को तैयार नहीं था। डॉक्टर मो की प्रशंसा का सामना करते हुए हान ली निश्चित रूप से उसे सही नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में अनगिनत विरोधाभास पैदा हो गए। अनिश्चित था कि उसे खुश होना चाहिए या निराश। जैसे ही हान ली के दिमाग में ढेर सारे विचार घूम रहे थे, डॉक्टर मो ने तेजी से बाकी भयावह ब्लेडों को पकड़ लिया और उसके शरीर के हर हिस्से को गहराई से ठोक दिया, जिससे भयावह ब्लेडों के राक्षसी सिर उजागर हो गए। हान ली सदमे की स्थिति से उबरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर मो के शरीर में कुल 7 तेज ब्लेड लगे हुए थे। ब्लेड उसके दोनों कंधों, दोनों पैरों, पेट के निचले हिस्से में घुसे हुए हैं, और बाकी ब्लेड उसकी छाती के सामने घुसे हुए हैं। जब डॉक्टर मो को दूर से देखा गया तो ऐसा लगा कि अराजकता के बीच उनके शरीर को काट दिया गया था और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। हान ली को नहीं पता था कि उसे डॉक्टर मो के आत्मा विकृति से खुश होना चाहिए या भयभीत होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह विधि बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट की प्रस्तावना थी? क्या डॉक्टर मो शक्तिशाली का उपयोग कर सकते हैं हान ली से निपटने के लिए मार्शल आर्ट? डॉक्टर मो द्वारा खुद को सूली पर चढ़ाने के बाद वह ध्यान की स्थिति में आ गए। अब वह एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे और सभी विकर्षणों को नजरअंदाज कर रहे थे। हान ली का दिल थोड़ा कांप उठा। उसे लगा कि यह बचने का दैवीय अवसर है। हालांकि जब उसने आगे बढ़ना चाहा, तो वह अचानक रुक गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो। हान ली कड़वाहट से मुस्कुराए। वह डॉक्टर मो के पास वाले विशाल साथी को कैसे भूल सकता था? वह विशाल साथी हमेशा हान ली की हरकतों को देख रहा था। उसे भागने का मौका कैसे मिल सकता था? ऐसा प्रतीत हुआ कि अपने ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने से पहले डॉक्टर मो ने पहले से ही सब कुछ सावधानीपूर्वक योजना बना लिया था। वह हान ली की किसी भी चाल से नहीं डरता था। आयरन स्लेव नाम का यह विचित्र विशाल साथी किसी रहस्यमय स्थान से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। उनका शरीर डॉक्टर के मो डेमोनिक सिल्वर हैंड्स जैसा ही था। उनके शरीर की कठोरता ऐसी थी कि नर प्रजाति कमर क्षेत्र की घातक कमजोरी भी तलवार या भाले से अभेद्य थी। हान ली की भागने की सारी योजनाएं इस आदमी की उपस्थिति मात्र से नष्ट हो गईं। जैसे ही हान ली चुपचाप अपने मन में उस विशाल साथी को कोस रहा था, उसके सामने एक ऐसा परिवर्तन घटित हुआ जो प्रकृति में राक्षसी लग रहा था। डॉक्टर मो के चेहरे की विशेषताएं हिलने लगी, जिसके बाद उनका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके चेहरे की बनावट अजीब तरह से विकृत हो गई थी, मानो वह जबरदस्त दर्द सह रहा हो। उसके शरीर में चुभे हुए भयानक ब्लेडों के साथ देखने वाले लोग आतंकित होने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे कि उन्हें महसूस हो रहा हो कि जिस कमरे में डॉक्टर मो थे, वहां अत्यधिक ठंडी हवा उठ रही थी। अचानक डॉक्टर मो ने कांपना बंद कर दिया। हालांकि उसके गले के अंदर से एक बेहद अजीब धीमी आवाज वाली गर्जना की आवाज निकल रही थी। इस ध्वनि में एक जंगली आदिम जानवर की अनुभूति होती है। उस पल में डॉक्टर मो अब एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि जंगल का एक भयानक आदिकालीन जानवर प्रतीत होता है। जिसके बाद और भी भयावह घटना घटी। 1 साल पहले डॉक्टर मो के चेहरे पर जो भूतिया धुंध दिखाई दी थी, वह फिर से प्रकट हो गई। 1 साल पहले की तुलना में अब दिखाई देने वाली भूतिया धुंध स्पष्ट रूप से अलग थी। मात्रा में वृद्धि के अलावा धुंध का रंग अब काले से भी अधिक काला हो गया था। जब ये डॉक्टर मो के चेहरे पर दिखाई दिया, तो यह ऐसा था जैसे उन्होंने गहरा काला मुखौटा पहन रखा हो जो उनकी मूल विशेषताओं को अस्पष्ट कर रहा हो। भूतिया धुंध से छायादार जाल भी उभरने लगे। इसके अलावा भूतिया धुंध में एक भूकंपीय परिवर्तन आया। छायादार जाल के बीच काले कोहरे ने बनावट प्राप्त कर ली है, चमकदार और मखमली हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी इच्छा हो, वह अनियंत्रित रूप से फैल रहा हो और सिकुड़ रहा हो, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे वह डॉक्टर मो के चेहरे पर पागलों की तरह नाच रहा हो।
डॉक्टर मो के दोनों हाथों ने कमल के हाथ की मुद्रा धारण कर ली और एक अजीब स्थिति में मुड़ गए। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कि वह कोई मंत्र बुदा रहा हो। केवल उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हानली उसकी कही बात को पकड़ नहीं सका। डॉक्टर मो के अजीब हाव भाव के साथ साथ उनके चेहरे पर भूतिया धुंध बेहद उत्तेजित लग रही थी। ठीक उसी तरह जैसे उबलते गर्म तवे पर बर्फ का ठंडा पानी डालने पर भूतिया धुंध बढ़ने लगी और छाने लगी, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे तंबू बन गए जो हवा में खतरनाक ढंग से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे डॉक्टर मो को कुछ करने से रोकना चाहते थे। जैसे ही काला कोहरा अपने सबसे संतृप्त बिंदु पर था, डॉक्टर मो ने अचानक अपनी आंखें खोली। काले कोहरे की घनी चादर के बावजूद हानली अभी भी देख सकता था कि डॉक्टर मो की आंखें जीवन शक्ति और एकाग्रता से भरी हुई थी। आत्मा को निगलने वाले 7 भूत। डॉक्टर मो ने दहाड़ते हुए उस गुप्त कला का नाम बताया जिसे वह हानली पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 53 सुंदर आदमी। अध्याय 53 सुंदर आदमी। जैसे ही हानली ने कौशल का नाम सुना, उसका दिल अनायास ही कांप उठा। इसके बाद जो हुआ, उसने उस पर अमिट छाप छोड़ी। इसने उसे याद दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो अज्ञात हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही डॉक्टर मो दहाड़ने लगे, उनके शरीर में लगे 7 भयावह ब्लेड कांपने लगे। ब्लेडों के राक्षसी सिरों से एक भनभनाहट की आवाज निकल रही थी, जो पल पल तेज और अधिक तीव्र होती जा रही थी, मानो वे जीवित हो रहे हों। जैसे ही डॉक्टर मो ने भयावह ब्लेडों को हिलते हुए देखा, वह कुछ बुदबुदाया उत्साह से। हान ली ने जो कहा वह समझ नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। डॉक्टर मो खड़े हो गए, कमरे के चारों ओर चक्कर लगाया और अंत में गुस्से में अपना पैर पटक दिया। उसने अनिच्छा से अपनी तर्जनी उठाए और उसे राक्षसी सिरों में से एक के मुंह में डाल दिया। एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना घटी। उस राक्षसी सिर ने, जो कथित तौर पर मरा हुआ था, वास्तव में अपना मुंह खोला और डॉक्टर मो की तर्जनी को चबा लिया, जैसे कि वह किसी स्वर्गीय विनम्रता का आनंद ले रहा हो। डॉक्टर मो का शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो वह तीव्र दर्द को जबरन दबा रहा हो। काले कोहरे के कारण जो उसकी विशेषताओं को अस्पष्ट कर रहा था, हानली डॉक्टर मो की अभिव्यक्ति नहीं देख सका, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से भयानक होगा। एक कप चाय बनाने में लगे समय में राक्षसी सिर की भूख आखिरकार शांत हो गई। संतुष्ट होकर उसने उंगली को छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला, जबकि भनभनाहट की आवाज कम होने लगी। इसके बाद डॉक्टर मो ने अनिच्छा से अपनी उंगली वापस लेने से पहले प्रत्येक राक्षसी सिर को क्रमिक रूप से खिलाना शुरू कर दिया। इसे पूरा करने के बाद डॉक्टर मो ने पहले से कमल के हाथ के इशारे को फिर से शुरू किया। मंत्र बुदबुदाया और चिल्लाया, 7 भूत आत्मा को निगल रहे हैं। दोबारा। इस बार 7 भयावह ब्लेडों में कंपन शुरू नहीं हुआ। आश्चर्यजनक रूप से ऐसा लग रहा था कि कुछ भी अकल्पनीय नहीं होने वाला है। हालांकि सभी राक्षसी मुखियाओं की आंखें एक ही पल में खुल गईं। रक्त लाल नेत्रगोलक के जोड़े को प्रकट करते हुए उनके मुंह जो खुले हुए थे, वे हवा से कुछ चूसने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर मो के चेहरे पर भूतिया धुंध ऐंठने और फैलने लगती है, जैसे कि उसे किसी आसन खतरे का आभास हो गया हो। टेंटिकल्स की हरकतें लगातार तीव्र और हिंसक होती गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूतिया धुंध के शीर्ष पर काले धागों की 7 अत्यंत महीन रेखाएं दिखाई दी, जो हवा में सुंदर चाप बुन रही थी। एक अदृश्य ऊर्जा का पीछा करते हुए काले धागे की रेखाओं को सटीक रूप से खोजा गया और राक्षसी सिरों के मुंह से निगल लिया गया, जो उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। हानली हैरान होकर चुपचाप देखता रहा। जो कुछ भी घटित हुआ वह ठीक उसके सामने हुआ, इसलिए भूतिया धुंध और शैतानी सिरों द्वारा की गई हर गतिविधि का विवरण, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था। वह इतना करीब था कि जब राक्षसी सिर के मुंह खुले थे तो वह उनके दांत भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह पहली बार था कि हानली का अस्तित्व के किसी अन्य स्तर की रहस्यमय ऊर्जाओं के साथ इतना निकट संपर्क था।
वह इस भावना से चकित और स्तब्ध था। अजीब भयावह ब्लेड के राक्षसी सिर और साथ ही डॉक्टर मो के चेहरे पर भूतिया धुंध से भारी राक्षसी हवा निकल रही थी। इस घटना को सामान्य ज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सका। अतीत में हान ली ने अलौकिक मामलों में कभी विश्वास नहीं किया था। यदि आज उसे व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं होता तो वह कभी भी इस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी हान ली कैसे घबराए नहीं हो सकते। मिथकों और किंवदंतियों की कहानियों के तत्व वास्तव में उसकी अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे थे। इस समय हान ली के मन की स्थिति उथल पुथल में थी। ये जानते हुए कि वह लक्ष्य था, हान ली अनिश्चित था कि उसे इस अत्यंत विचित्र अमानवीय शक्ति के सामने कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। धीरे धीरे डॉक्टर मो के चेहरे पर भूतिया धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। जैसे जैसे राक्षसी सिरों ने इसे निगल लिया, धुंध की मात्रा कम होती गई, अंधेरे की एक अंतिम परत पीछे छूट गई और परिणाम स्वरूप एक धुंधली छाया डॉक्टर मो के चेहरे पर चिपक गई। जैसे जैसे धुंध छटी, डॉक्टर मो के चेहरे की विशेषताएं धीरे धीरे दिखाई देने लगी, लेकिन जैसे ही हान ली ने डॉक्टर मो का चेहरा देखा, वह सदमे में आ गया और मंदबुद्धि की तरह घूर रहा था। ऐसी बहुत सी बातें थी जिन्होंने आज उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि जो कुछ पहले हुआ था वह अब जो उसने देखा उससे कम हो गया। उजागर चेहरे की विशेषताएं उसके जीवन के शुरुआती दौर में लगभग 30 वर्ष के एक व्यक्ति की थी। यदि कोई लंबे समय तक अवलोकन करता है तो वह निर्विवाद रूप से बता सकता है कि यह डॉक्टर मो था। वह कम से कम कुछ दशकों की अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा था। एक चेहरे पर वीरता की झलक, चमकदार आकर्षण से भरी आंखें और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ये करिश्मा से भरा चेहरा था। एक बेहद खूबसूरत आदमी का चेहरा, बेहद आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। यह एक ऐसा चेहरा था जिसका भाग्य एक महिला हत्यारा होना था। ध्यान दिए बगैर, चाहे युवा कुंवारी लड़कियां हो या बूढ़ी कामुक कौगर, कोई भी महिला इस प्रकार के आकर्षण से बचाव नहीं कर सकती। जब तक वह चाहता था, उसकी उंगली के हल्के से झटके पर निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं होती थी जो खुद को उसके आलिंगन में सौंप देती थी, जो खुद को प्यार और जुनून की नदी से बाहर निकालने में असमर्थ होती थी। डॉक्टर मो का चेहरा देखने के बाद हान ली को वास्तव में ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल की धड़कनों को पीस रहा हो, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि इस सुंदर लड़के का चेहरा अन्य पुरुषों में ईर्ष्या जगाने में काफी सक्षम था। जैसे ही भूतिया धुंध के अंतिम अवशेष को राक्षसी सिरों ने निगल लिया, हान ली को अचानक याद आया कि डॉक्टर मो ने उसे पहले बताया था कि वह केवल 30 वर्ष का था। ये केवल एक गंभीर चोट से उबरने के दौरान हुई दुर्घटना के कारण हुआ, जिससे उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वे बूढ़े और जर्जर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम इस बिंदु तक डॉक्टर मो ने उससे झूठ नहीं बोला। ये डॉक्टर मो का मूल चेहरा होना चाहिए। बात बस इतनी थी कि डॉक्टर मो ने अपने रूप को बहाल करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया वह बहुत रहस्यमय और अथाह थे। इस समय हान ली को एहसास हुआ कि डॉक्टर मो की विशेषताओं के साथ साथ उनके युवा रूप, उनके शरीर और यहाँ तक कि उनके बालों में भी चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। वह काले काले बाल, वह मजबूत शरीर, बिना किसी संदेह के ये निश्चित था कि डॉक्टर मो की शारीरिक ऊर्जा उनकी युवावस्था के चरम चरण तक फिर से जीवंत हो गई थी। लेकिन चूंकि डॉक्टर मो के पास अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका था, फिर भी वह मुझे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश क्यों करेगा? हान ली ने खुद से सवाल किया। इस संबंध में हान ली को अपना संदेह था। सदमे से उबरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह अभी भी भारी खतरे में है। उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स तेजी से सक्रिय होने लगे, बार बार हर चीज का विश्लेषण करने लगे और बचने का रास्ता खोजने की उम्मीद करने लगे। हान ली के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत हुआ कि डॉक्टर मो को मूर्ख बना दिया गया था। डॉक्टर मो वहीं चुपचाप खड़े थे। कुछ समय बीत जाने के बाद आखिरकार उसने अपना हाथ उठाया। एक अनमोल नवजात शिशु को देखने के समान अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए डॉक्टर मो ने उसकी नई चमकदार और मखमली त्वचा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। खुद की जांच करने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली,
अपनी ठुड्डी को अपनी दोनों हथेलियों पर टिकाया और धीरे से उसे सहलाया, जैसे कि वह लंबे समय से चली आ रही जवानी के एहसास का आनंद ले रहा हो। डॉक्टर मो की विशेषताओं पर छाए आत्ममुग्धता को देखकर हान ली को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर मो अभी क्या महसूस कर रहे थे, पुनः प्राप्त जीवन शक्ति की वह मादक अनुभूति। बूढ़े आदमी मो, ऐसा लगता है कि आपने अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह से वापस पा ली है। हे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसा लगता है कि अब आपको शिष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आप संभवतः शिष्य को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। भविष्य में आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, आपका शिष्य बिना किसी सवाल के आपकी मदद करेगा। हान ली का धैर्य खत्म हो रहा था। अब तक वह अभी भी अनिश्चित था कि डॉक्टर मो उससे निपटने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हान ली ने अनजान होने का नाटक किया और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने भाग्य को जानने की उम्मीद में डॉक्टर मो से पूछताछ की। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 54, सोल लॉक तावीज। अध्याय 54, सोल लॉक तावीज। हान ली, आप वास्तव में लचीले हैं, जानते हैं कि कब समझौता और रियायतें देनी है, हालांकि आपको जाने दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह भी संभव है? डॉक्टर मो ने व्यंग्य किया। डॉक्टर मो की आवाज सुनकर हान ली चौंक गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब डॉक्टर मो बोलते थे तो उनकी आवाज में करिश्मा की हल्की झलक होती थी, जो कोई भी सुनता था उसे आकर्षण और संतुष्टि की अनुभूति होती थी। उनकी पहले की कड़वी और फीकी आवाज की तुलना में ये बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था कि उनके मौजूदा लुक की तुलना में उनकी आवाज की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार था जब डॉक्टर मो ने हान ली को उसके नाम से बुलाया। हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन इसने हान ली को थोड़ी सराहना महसूस करने का मौका दिया, क्योंकि यह हर बार छोटा बच्चा कहे जाने से कहीं बेहतर था। सतह पर कोई भी वास्तव में वर्तमान डॉक्टर मो में किसी भी खामी को महसूस नहीं कर सकता था। उनकी हर एक हरकत तुलना से परे सुंदर थी। वास्तव में एक सुंदर आदमी। उस समय से उस बूढ़े बूढ़े का कोई निशान नहीं था। हान ली को यकीन था कि अपनी युवावस्था में डॉक्टर मो अनगिनत महिलाओं को चकाचौंध करने के लिए उसके चेहरे पर भरोसा करते थे। तो फिर तुम मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हो, बस मुझे सीधे बताओ। हान ली थे वह महिला नहीं थी, और इस प्रकार वह डॉक्टर मो के सुंदर चेहरे से प्रभावित नहीं था। इसके अलावा हान ली पिछली बातचीत से बता सकता था कि डॉक्टर मो का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, और इस तरह हान ली को सौहार्द के किसी भी दिखावे के साथ उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ? हा। डॉक्टर मो ने इत्मीनान से अपने हाल ही में पुनर्जीवित शरीर को फैलाया और एक और अज्ञात वस्तु को बाहर निकालते हुए हान ली को जवाब देने के इरादे के बिना ठंडे स्वर में मुस्कुराए। अज्ञात वस्तु के बारे में पता चला कि वह बेहद महीन रेशम से बनी एक छोटी थैली थी। रेशम से परावर्तित चमक बेहद उज्ज्वल थी, बिल्कुल फीनिक्स की धधकती हुई लपटों की तरह। ये बेहद आकर्षक था। इसके अलावा कड़ाई असाधारण रूप से उत्तम थी। कोई निश्चित रूप से बता सकता है कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। इस छोटी थैली में क्या हो सकता है? क्या ये पहले के भयावह ब्लेडों की तरह एक और विचित्र कलाकृति हो सकती है? खुद से ये सवाल पूछते हुए हान ली को लगा कि उसके दिल में जिज्ञासा बढ़ रही है। डॉक्टर मो ने होल्डिंग की थैली को जल्दी से खोलकर हान ली की मुंह कटकलों को छोटा कर दिया। इसके बाद उसने सावधानी से पीले कागज का एक टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा निकाला। हान ली कुछ हद तक निराश थे। हालांकि वह जानता था कि कोई वस्तु दिखने में जितनी अधिक सामान्य होगी, उसके लिए उसके उपयोग का अनुमान लगाना उतना ही कठिन होगा। जैसे ही वह अत्यधिक एकाग्र हो गया, उसके हृदय में सावधानी उत्पन्न हो गई। पहले घटित हुई समझ से परे घटनाओं को याद करते हुए और पीले कागज के इस साधारण से दिखने वाले टुकड़े को देखकर हान ली को यकीन हो गया कि इसके पीछे अनगिनत रहस्यमय रहस्य होंगे। डॉक्टर मो ने झुर्रीदार कागज के टुकड़े को अपनी 2 उंगलियों के बीच धीरे से पकड़ लिया और गंभीर भाव से उसे सावधानीपूर्वक चिकना कर दिया।
हान ली अब देख पा रहा था कि कागज का टुकड़ा बड़ा नहीं था, लगभग एक हथेली के आकार का और पीले रंग का था, जिसमें फफूंद का आभास था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह ताबीज कई साल पहले बनाया गया था। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि कागज का टुकड़ा चांदी जैसी रोशनी से चमक रहा था, जो हवा में चांदी जैसी रेखाओं को साकार कर रहा था। रेखाएं धीरे धीरे हवा में कई अजीब प्रतीकों में बदल गईं। हान ली को इन विदेशी प्रतीकों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हालांकि जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके दिल को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि तैरते प्रतीकों के भीतर एक अथाह और रहस्यमय ऊर्जा स्पंदित हो रही हो। यहाँ तक कि उसने इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स से जो क्यूई प्राप्त की थी, वह भी उसके शरीर में अनियमित रूप से घूम रही थी, जैसे कि उसे भारी खतरे का आभास हो रहा हो, जिससे हान ली स्तब्ध रह गया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, हान ली ने तुरंत अपना सारा ध्यान अजीब प्रतीकों पर केंद्रित कर दिया, उनके पीछे के रहस्यों को समझने की उम्मीद में। प्रतीक यहाँ मुड़ते थे और वहां मुड़ते थे, हवा के चारों ओर टेढ़े मेढ़े होते थे, फिर भी अजीब आकार के प्रतीकों के भीतर कुछ चमत्कारी छिपा हुआ लग रहा था, जिसे वह समझने में असमर्थ था। यह अफसोस की बात थी कि उन्हें समझने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। इस उदाहरण में डॉक्टर मो हान ली के सामने पहुंचे। जब उसने हान ली को अपने हाथ में पीले कागज पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए देखा, लगभग जुनूनी होने की हद तक, तो उसकी आंखों में दया का एक हल्का सा संकेत अनायास ही चमक गया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया, अपने होंठ हान ली के कानों के पास ले गए और धीरे से बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे दोष मत दो हान ली, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप स्वेच्छा से अपने भाग्य को सौंप दें और पुनर्जन्म का इंतजार करें। मैं अब आपके शरीर के खोल को संभालने जा रहा हूँ। आपने अभी अभी क्या कहा? इसका अर्थ क्या है? डॉक्टर मो के शब्दों से हान ली चौंक गया। वह उनसे इतना भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा लगभग बिखर गई और उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह समझ सकता था कि क्षण भर में उसके साथ मृत्यु से भी बदतर भाग्य घटित होगा। हान ली को अब अपने पीछे वाले विशाल साथी के खतरे की परवाह नहीं थी और उसने अपने जीवन के लिए जमकर संघर्ष किया। उसके कपड़ों के भीतर अभी भी कुछ चीजें छिपी हुई थी जो ध्यान भटकाने में मददगार साबित हो सकती थी, जिससे उसे भागने का रास्ता मिल सकता था। लोहे के गुलाम, इसे पूरी तरह दबा दो, इसे हिलने डुलने का मौका भी मत दो। डॉक्टर मो के आदेशों ने उनकी आजादी का आखिरी मौका भी नष्ट कर दिया। छोटे छोटे पर्वतों के समान दो विशाल हथेलियां उसे मजबूती से दबा रही थी, हिलने का मौका नहीं दे रही थी। हान ली के चेहरे से पसीने की धाराएं नीचे जमीन तक बह निकली। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, दांत पीस लिए और डॉक्टर मो की समझ से परे बड़बड़ाहट को सुना। एक बार डॉक्टर मो जप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर मो की उंगली के बीच फंसा हुआ पीला कागज का टुकड़ा हवा की कमी के बावजूद मंत्र की ध्वनि पर तीव्रता से फड़फड़ाने लगा। इस बीच हवा में चांदी के प्रतीक रहस्यमय चांदी जैसी चमक के साथ चमकने लगे। भले ही हान ली की हरकतों पर रोक लगा दी गई थी, फिर भी उसका इरादा स्पष्ट था। वह समझ गया कि रहस्यमय चांदी की चमक ये दर्शाती है कि डॉक्टर मो अपनी चाल चलने वाला था। डॉक्टर मो ने गंभीरता से ताबीज को देखा और जब आखिरी प्रतीक उस रहस्यमय चांदी की रोशनी से चमक उठा, तो वह खुशी से उछल पड़ा। विभिन्न विशेष तरीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने पीले कागज को हवा में बेतहाशा लहराया, जिस पर मोहर शब्द लिखा। मोहर शब्द पूरा होने के बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। उसी समय तावीज को हान ली के माथे पर मजबूती से दबाया गया और मजबूती से वहीं चिपका रहा। जैसे ही ताबीज उसके माथे के संपर्क में आया, हान ली ने अपने शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण खो दिया। वह पलक भी नहीं झपका सकता था। इसके बावजूद वह अभी भी अपनी आंखों से देख सकता था और अपने कानों से सुन सकता था। वह वर्तमान में एक सामान्य इंसान की तरह ही था, एक चलते हुए ज़ोंबी के समान अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित करने में असमर्थ था। टीएल वॉकिंग ज़ोंबी एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आंतरिक ऊर्जा विकसित करने में असमर्थ है।
दूसरे शब्दों में, एक नियमित नश्वर इस प्रकार की अनुभूति उसके एक्यूपॉइंट सील होने की अनुभूति से बिल्कुल अलग थी। किसी के एक्यूपॉइंट सील हो जाने के बाद हालांकि कोई हिल नहीं सकता है, फिर भी वह सुन्नता और खुजली महसूस कर सकता है। हालांकि वर्तमान हान ली कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। आतंक की लहरों ने हान ली पर हमला किया। वह नहीं जानता था कि डॉक्टर मो उसके शरीर को कैसे नियंत्रित करेगा और उसकी पहचान कैसे चुराएगा। क्या यह एक सफल प्रयास माना गया? जल्दी मत करो, आपका शरीर अभी भी थोड़ी देर तक इस स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। डॉक्टर मो ने बुदबुदाया, हालांकि हान ली इस बारे में अनिश्चित थे कि वह हान ली से बात कर रहे थे या खुद से। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 55 तीसरा व्यक्ति अध्याय 55 तीसरा व्यक्ति, तुम सचमुच बहुत चालाक हो, डॉक्टर मो ने कहा। अगर तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो मुझे भी तुमसे निपटने में कुछ कठिनाई होती। डॉक्टर मो ने शांत और सहज स्वर में बात करते हुए हान ली को उठाया और घर के बाहर ले गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बाहर अभी भी बहुत गर्मी थी, जिससे हान ली को एहसास हुआ कि हालांकि उसे लगा कि वह लंबे समय से घर में है, लेकिन घटनाएं उसकी अपेक्षा से कम समय तक चली। डॉक्टर मो ने सहजता से हान ली को ऐसे उठाया जैसे कि वह कोई भारहीन वस्तु हो। इत्मीनान से चलते हुए तब तक चलता रहा जब तक कि वह मेडिसिन गार्डन से नहीं गुजरा और एक दूरस्थ चट्टान पर नहीं आ गया। मूक विशाल ने डॉक्टर मो के नक्शे कदम पर चलना जारी रखा, उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया जैसे कि वह उसकी परछाई हो। अपनी आंखों से हान ली ये देखने में सक्षम था कि चट्टान पर उसकी आंखों के अलावा और भी बहुत कुछ था। करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि चट्टान में खुदा हुआ एक पत्थर का कमरा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कमरा उस पत्थर के कमरे के समान था जिसमें हान ली ने पहले खेती की थी, लेकिन ये पत्थर का कमरा चूने की परत से ढका हुआ था। हान ली की खुरदुरी उपस्थिति से पता चला कि कमरा हाल ही में बनाया गया था। उसे यकीन था कि वह लाइम वॉश की तीखी गंध को सूंघने में सक्षम होगा। इस डर से कि कोई आ सकता है और उसकी योजना को बाधित कर सकता है, डॉक्टर मो ने विशाल को आदेश दिया, आयरन स्लेव, बाहर रहो और पहरा दो। अगर तुम्हें घर के पास कोई दिखे तो देखते ही मार डालो। फिर उसने आसानी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। कमरे के लेआउट से उनकी परिचितता से पता चलता है कि डॉक्टर मो ने ये जगह खुद ही बनाई है। हान ली ने सोचा कि दरवाजा कसकर बंद करने और खिड़कियां बंद करने से कमरा काला हो जाएगा, लेकिन उनके विश्वास के विपरीत कमरा कई अलग अलग आकृतियों और आकारों की मोमबत्तियों से भरा हुआ था जो कमरे को इस हद तक रोशन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था बाहरी दिन के उजाले की तरह उज्जवल। कमरे ने हान ली को अवाक कर दिया, लेकिन अगर वह कुछ कहना भी चाहता था तो भी वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था। चूंकि वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए हान ली के पास कमरे के इंटीरियर की जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कमरे के मध्य में एक अजीब पैटर्न देखा। ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्रकार के पाउडर से बना है, लेकिन हान ली करीब से देखने में असमर्थ था। अजीब पैटर्न के किनारे पर मुट्ठी के आकार के जेड के टुकड़े थे जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। साथ एक नजर में ये स्पष्ट था कि जेड का प्रत्येक टुकड़ा एक दुर्लभ और अमूल्य वस्तु थी। यदि कोई कीमती पत्थरों का विशेषज्ञ ऐसे अमूल्य खजानों को जमीन पर पड़ा हुआ देखता, तो उसे इतनी गहरी पीड़ा होती कि वह कई रातों तक सो नहीं पाता। इस समय हान ली को लगा कि उसके शरीर को डॉक्टर मो द्वारा बुरी तरह से फेंका जा रहा है। उसके शरीर ने पुटोंग ध्वनि निकाली क्योंकि वह पैटर्न के केंद्र में टकरा गया था और उसका शरीर ऊपर की ओर था। अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ, वह केवल छत की ओर ही देख पा रहा था। कम से कम कहने के लिए हान ली अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ भी करने में असमर्थ होने के कारण बेहद चिंतित था। तथ्य यह है कि वह डॉक्टर मो की किसी भी गतिविधि को देखने में असफल रहा, जिससे वह शांत नहीं हो सका और उसका डर बढ़ गया। उसके लिए एकमात्र सांत्वना ये थी कि उसका मुंह जमीन की ओर नहीं था, अन्यथा वह छत की ओर देखने में भी असमर्थ होता। पू पू पू,
फुलाने की आवाज, अजीब आवाजों की एक श्रृंखला ने हानली के डर और भ्रम को बढ़ा दिया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह डॉक्टर मो की कई मोमबत्तियां बुझाने की आवाज थी। धीरे धीरे कमरा धुंधला हो गया। हान ली को इस कार्रवाई का उद्देश्य नहीं पता था, लेकिन उसके पास इसके अर्थ पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर मो ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, आपने जो तरीका बताया है, क्या वह वास्तव में काम करेगा? ठीक है, मैं इस पर सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं, डॉक्टर मो ने ठंडे स्वर में कहा, जो अनुचित लग रहा था। इससे हान ली हतप्रभ रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या उससे ही बात की जा रही है। इस कमरे में केवल 2 लोग थे, वह और डॉक्टर मो। तो वह और किससे बात कर रहे होंगे? क्या डॉक्टर मो उस शापित पीले कागज के बारे में भूल गए जिसने उन्हें बोलने से रोका था? मैं गारंटी देता हूं कि यह काम करेगा। आखिरकार जो 7 घोस्ट तकनीक मैंने आपको बताई वह नकली कैसे हो सकती है? एक नई आवाज ने अचानक उत्तर दिया, मानो कहीं से भी नहीं। इस समय हान ली एक नए चरित्र की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में उसने जो भी अजीब चीजें अनुभव की, वह पिछले कुछ वर्षों में सुनी गई अजीब चीजों की मात्रा से कहीं अधिक थी। चकित होने के बजाय हान ली ने शांति से उस आदमी की आवाज से अनुमान लगाया कि वह लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवा वयस्क होना चाहिए। हिंग, अगर यह आधे रास्ते में ही विफल हो जाए तो इसका क्या मतलब है? टीएल, हिंग एक विस्मयादिबोधक है, रहस्यमय आदमी का नाम नहीं। इसके ठीक बाद डॉक्टर मो ने श्रापों की झड़ी लगा दी, जिससे हान ली को कोई झटका नहीं लगा। इस प्रकार की अश्लीलता डॉक्टर मो की ओर से आने वाली कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन एक सुंदर लड़के में उनके अचानक परिवर्तन ने उनके गंदे शब्दों को अनुचित बना दिया, जिससे हान ली को अपनी दयनीय स्थिति में व्यंग्यात्मक खुशी का एक संकेत महसूस हुआ। यदि आप अंत में अचानक कोई चाल चलते हैं और मुझे अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो फिर मैं किसकी ओर रुख करूं? युवा आवाज के उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए डॉक्टर मो ने आत्म संरक्षित स्वर में कहा, मैं आपकी बेकार गारंटी नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम पहले ही मर चुके हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें मारा है। तुम मेरे प्रति कटु घृणा कैसे नहीं रख सकते और बदला लेने के लिए किसी भी अवसर की तलाश करने की कोशिश कैसे नहीं कर सकते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? दूसरे व्यक्ति को उसका खंडन करने का कोई मौका न देते हुए डॉक्टर मो लगभग ऐसे बात करते रहे जैसे कि वह इस मौके का फायदा उठाकर अपने सारे दबे हुए विचार और असुरक्षाएं बाहर निकाल रहे हों। रहस्यमय व्यक्ति ने डॉक्टर मो की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परिणाम स्वरूप पत्थर के कमरे की गहन शांति के भीतर एकमात्र श्रव्य ध्वनि डॉक्टर मो की सांस थी। हान ली पसीने पसीने हुए बिना नहीं रह सका और आखिरकार उसे इस तथ्य का एहसास हुआ कि रहस्यमय युवक मर चुका था। इससे वह किसी प्रकार का भूत बन जाएगा, है ना? इसके अलावा डॉक्टर मो ने अपने व्यंग्य में जो खुलासा किया, उससे ऐसा लगता है कि जिस अजीब तकनीक का उन्होंने अभी इस्तेमाल किया था, वह उस आदमी से सीखी गई थी जिसे उन्होंने मार डाला था। रहस्यमय व्यक्ति ने आखिरकार गुस्से में उत्तर दिया, अच्छा, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैंने पहले ही अपने पूर्वजों, अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार और यहाँ तक कि अपने परिवार के नाम की भी कसम खा ली है। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? ये सुनकर हान ली अपने दिल की धड़कने बढ़ा नहीं सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रहस्यमय आदमी इतना विकृत और विक्षिप्त था कि वह डॉक्टर मो का विश्वास हासिल करने के लिए अपने परिवार के कई सदस्यों की कसम खाएगा। पहले तो उसे जुड़ाव का एहसास हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बहुत तनाव में हैं, लेकिन वह एहसास हान ली के दिमाग से जल्दी ही गायब हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि तुम्हारे शरीर ने ऐसा कर दिया है, इसलिए तुम अभी मेरा कुछ नहीं कर सकते। नष्ट हो गया, अपनी आत्मा को पीछे छोड़कर आप दिन के उजाले को भी नहीं देख सकते हैं, और आपके पास जो थोड़ी सी ताकत बची है वह मेरे खिलाफ बेकार है। डॉक्टर मो ने अपना मुखौटा बनाए रखने के लिए धीमे और जानबूझकर तरीके से कहा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 56, लाइट ग्लोब्स की लड़ाई। अध्याय 56, लाइट ग्लोब्स की लड़ाई। यूज़टोंग, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी हालत कुछ भी बेहतर नहीं होगी।
आप जानते हैं कि आपकी आत्मा अपनी वर्तमान स्थिति में लंबे समय तक नहीं रहेगी और आप नए शरीर की तलाश में मदद के लिए मुझ पर निर्भर हैं। इसलिए यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कह दें, जबकि अभी भी समय है। मैं तब तक क्रोधित नहीं होऊंगा जब तक ये साबित न हो जाए कि आप मुझे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान बताने में विफल रहे, डॉक्टर मो ने कहा, क्योंकि वह रहस्यमय युवक से छिपी जानकारी को बाहर निकालने के किसी भी प्रयास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इन शब्दों से हानली को ये स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर मो वास्तव में अंतिम क्षण में यूजियोंग द्वारा कुछ ऐसा करने से बहुत डरते थे जो उनके पतन का कारण बनेगा और अधिक आश्वासन की तलाश में था कि उनकी योजनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। डॉक्टर मो के शब्दों के जवाब में यूजिटोंग, जो डॉक्टर मो को नुकसान पहुंचाने से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह से समझते थे, ने सहजता से उत्तर दिया, मेरे लिए आपकी योजनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे परिवार को स्वर्ग का प्रतिशोध भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा 7 सोल डिवोरिंग तकनीक का उपयोग करने के बाद आपके मौलिक सार की कीमत पर आपको अस्थायी रूप से एक निश्चित मात्रा में जादुई शक्ति प्राप्त होगी, जो कुछ सरल मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम होगी, लेकिन अब आपका अस्तित्व एक आत्मा का है। एक बार जब आपका मौलिक सार समाप्त हो जाता है, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि आप अभी भी ऐसा जादू कर सकते हैं? यूजिटोंग द्वारा डॉक्टर मो को नुकसान न पहुंचाने की जहरीली शपथ लेने के बाद उसने अपनी कमजोरियों पर जोर दिया और डॉक्टर मो के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हालांकि हानली धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनके संवाद को सुनकर हानली ने चुपचाप स्वर्ग से प्रार्थना की कि डॉक्टर मो अपनी बुरी योजनाओं को छोड़ दें। ऐसा करना एक हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन यही एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। ठीक है, मैं उस चीज का उपयोग करूंगा जिस पर मुझे भरोसा है, और जिस पर मुझे भरोसा नहीं है उसे अनदेखा कर दूंगा। चूंकि इतने बड़े लाभ हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ जोखिम भी होंगे, डॉक्टर मो ने अपना मन बनाने के बाद कहा। ये सुनकर यूजिटोंग काफी खुश नजर आए और उनकी बातों में उत्साह नजर आया। देखिए, ये सही मानसिकता है। इसके बारे में सोचो। आप मूल रूप से आध्यात्मिक जड़ों के बिना एकमात्र नश्वर व्यक्ति थे, अमरता के मार्ग पर कदम रखने में असमर्थ थे। लेकिन अगर यह योजना सफल हो गई, तो ऐसा नहीं रहेगा। आपके नए शरीर और शक्तिशाली आध्यात्मिक आधार के साथ कोई भी बड़ा संप्रदाय या कबीला आपसे जुड़ने के लिए विनती करेगा। इतना ही नहीं, आपका शरीर बीमारी और मृत्यु से प्रतिरक्षित होगा, जिससे आप एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 5 गुना अधिक समय तक जीवित रह सकेंगे। हाँ, तो मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करूंगा। चिंता मत करो, मैं मो जुरेन अपने शब्दों का पक्का आदमी हूँ। मैं जो कहूँगा वह अवश्य पूरा होगा। एक बार जब मैं इस प्रयास में सफल हो जाऊंगा, तो मैं तुरंत आपको एक मजबूत आध्यात्मिक आधार वाला उपयुक्त शरीर ढूंढने में मदद करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, छोटे भाइयों। यूजिटोंग के वादों को सुनने के बाद डॉक्टर मो की प्रारंभिक चिंता दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने दयालु स्वर अपनाया और यूजिटोंग को करीबी परिचय के साथ संबोधित किया। अगर ऐसा है, तो मैं बिग ब्रदर मो को धन्यवाद देता हूँ। आपकी सफलता के बाद मैं अकेले ही आपको मेरे पास उपलब्ध प्रत्येक साधना तकनीक सिखाऊंगा, चालाक यूजिटोंग ने कहा। वह जानता था कि उसने मो जुरेन को अपनी बातों से सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है। हानली ने उनकी राय पूछे बिना बेशर्मी से उसके शरीर का उपयोग करने के बारे में बात करते हुए सुना। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इस बात पर नाराज हो गया कि कैसे वे उसे कोई चेहरा नहीं देते। एक बार जब डॉक्टर मो ने अपना संदेह दूर कर लिया और योजना का पालन करने का निर्णय ले लिया, तो उन्होंने देर नहीं की, तुरंत कुछ सुनहरी सुइयां निकाली और उन्हें अपने सिर के पीछे स्थित अपने मिक्सियो एक्यूपंक्चर बिंदु में घोंप दिया। वह तुरंत उत्साहित हो गया। उसका शरीर अपनी योजना के अगले चरण को पूरा करने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा से भर गया। वह उस स्थान पर गया जहां हानली लेटा हुआ था, उसे ध्यान की स्थिति में सीधा बैठाया
और फिर हान ली के सामने उसकी छाती पर अपनी बाहें पार करके उसके कंधों को कसकर गले लगाते हुए बैठ गया। फिर डॉक्टर मो ने एक दिव्य तकनीक को क्रियान्वित किया। उसके हाथ हिलाते ही उसकी हथेलियों से प्रकाश की एक लाल किरण निकली और हान ली के नीचे बने पैटर्न से टकराई, जिससे चमकने के लिए जेड को आरेख की परिधि के चारों ओर रखा गया है। डॉक्टर मो ने मंत्रमुग्ध कर देने वाला जादू फुसफुसाना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जिससे इसे सुनने वालों को नींद आ गई। जैसे जैसे मंत्रोच्चार जारी रहा, हान ली को गहरी थकान का एहसास हुआ, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया और वह धीरे धीरे होश खोने लगा। अच्छा नहीं, हान ली ने सोचा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह रहस्यमय मंत्र का इच्छित प्रभाव था और एक बार जब वह बेहोश हो गया तो उसके शरीर पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस विचार पर कायम रहते हुए हान ली ने सोने के प्रलोभन का विरोध किया। उसकी जीभ काटने और खुद को चुटकी काटने के विचारों को तुरंत नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। इसलिए अंत में चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह जादू के प्रभाव से लड़ने में असमर्थ रहा और गहरी नींद में सो गया। बेहोश होने से ठीक पहले उसने जो आखिरी छवि देखी वह डॉक्टर मो का सुंदर चेहरा था। हालांकि उस समय डॉक्टर मो एक सुंदर व्यक्ति की तुलना में एक बदसूरत शैतान की तरह लग रहे थे। आखिरी शब्द हान ली डॉक्टर मो से कहना चाहते थे, आपकी कुरूपता आपको शोभा देती है। अपने अवचेतन के अंतहीन अंधेरे में हान ली ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। उसके सपने में वह हरी रोशनी का एक मुट्ठी के आकार का ग्लोब था, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश और स्वतंत्र था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक अंगूठे के आकार का पीले रंग का ग्लोब, जिसका कोई बुरा इरादा था, अचानक उसके सपने में आ गया। हरे ग्लोब को देखने पर प्रकाश की पीली गेंद ने प्रकाश के हरे ग्लोब पर आक्रामक रूप से हमला किया और अचानक हरे ग्लोब को काटने के लिए अपना मुंह खोला, जो कि हान ली था। बेशक हान ली कमजोर नहीं थे और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मुंह खोला। बस कुछ आदान प्रदान के बाद हान ली ने प्रकाश के पीले ग्लोब को निगलकर लड़ाई को आसानी से समाप्त कर दिया। विजयी हान ली ने अपनी जीत पर खुशी मनाई, लेकिन जल्द ही एक और घुसपैठिया उसके अवचेतन में प्रवेश कर गया। यह विदेशी इकाई भी प्रकाश का एक हरा ग्लोब था, जो हान ली के आकार से कई गुना अधिक था, लेकिन इसमें हान ली के प्रकाश के ग्लोब के समान चमक और चमक नहीं थी। जब दुश्मन ने हान ली की रोशनी की दुनिया देखी तो वह चौंक गया। इसकी विशेषताओं पर झिझक दिखाई दी। हान ली ने प्रकाश के अन्य ग्लोबों को निगलने के अद्भुत स्वाद का अनुभव करने के बाद एक नए दुश्मन की दृष्टि से हान ली को अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति के बारे में ज्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि उसने अपने दुश्मन पर उसे निगलने के इरादे से हमला किया था। हान ली के हमले को देखकर दुश्मन ने अनिच्छा से आगे बढ़ने और युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। भले ही प्रतिद्वंद्वी हान ली से कई गुना बड़ा था, उसके हमले हान ली द्वारा हाल ही में निगले गए प्रकाश के पीले ग्लोब से थोड़े ही मजबूत थे। अपने नुकसान का एहसास होने पर आक्रमणकारी ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हान ली उसे इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था और उसने भागते हुए आक्रमणकारी को काटते हुए उसका पीछा किया। आक्रमणकारी बहुत चालाक और फिसलन भरा था। हर बार जब हान ली को लगता था कि उसने इसे पकड़ लिया है, तो हरा ग्लोब पकड़े गए हिस्से को काट देता है और भागना जारी रखता है। अंत में आक्रमणकारी भागने में सफल रहा, लेकिन उसके शरीर का द्रव्यमान उसके मूल आकार का 1/3 था। हालांकि हान ली अपने प्रतिद्वंद्वी को जाने देने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए उसने और अधिक दुश्मनों के आक्रमण की प्रतीक्षा करने का फैसला किया ताकि वह उन्हें भी खा सके। दुख की बात है कि प्रकाश का कोई और गोला नहीं आया और वह इधर उधर तैरता रहा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 57 शरीर में जागृति, शत्रु का नाश अध्याय 57 शरीर जागृति, शत्रु नाश। उसके दिल की गहराइयों में छिपी एक बर्फीली ठंडक धीरे धीरे प्रकट हुई और तेजी से हान ली के पूरे शरीर में फैल गई, जिससे हान ली अपनी स्तब्धता से जाग उठा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब हान ली का दिमाग साफ हो गया तो सबसे पहले उसे अपने सिर में भारी दबाव महसूस हुआ
उसके बाद उसके पूरे शरीर में दर्द की लहरें उठने लगी। वह अवर्णनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था, जैसा कि किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत में महसूस होता है, और चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वह अपनी भारी पलकें खोलने में असमर्थ था। अभी भी थोड़ा चकित महसूस करते हुए हान ली उन घटनाओं को याद करने में कामयाब रहे जो उनके निधन से ठीक पहले घटी थी। हान ली अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी हान ली के दिमाग में घबराहट की तत्काल भावना घर कर गई, जिससे उसके अंदर एड्रेनालाइन की बाढ़ आ गई, जिससे उसका भ्रमित दिमाग तेज हो गया और उसे अपने आसपास की स्थिति का तुरंत आकलन करने की अनुमति मिल गई। ये वह सदमे में चिल्लाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग पर डॉक्टर मो ने कब्जा नहीं किया है। सच है, वह मुश्किल से अपनी हरकतें कर पा रहा था। पलके, उसके शरीर के बाकी हिस्सों का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन उसके पूरे शरीर में फैल रही दर्द की लहरों ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और डॉक्टर मो अपनी योजनाओं में विफल हो गए हैं। डॉक्टर मो की योजना विफल क्यों हुई? क्या उसने कुछ गलत किया? आश्चर्य से भरकर हान ली अपनी वर्तमान स्थिति के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण के बारे में सोचने में सक्षम था। बमुश्किल अपने दिल के भीतर उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए हान ली ने अपनी आंखें खोलने की एक बार फिर कोशिश करने से पहले धैर्यपूर्वक अपने शरीर की कुछ ऊर्जा वापस आने का इंतजार किया। एक छोटी लेकिन कठिन लड़ाई के बाद वह अपने चारों ओर क्या हो रहा था ये देखने के लिए अपनी पलकें खोलने में कामयाब रहा। जब उसने अपना दिमाग खोला तो जो पहली छवि उसने देखी वह डॉक्टर मो की दयनीय स्थिति की थी। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे, उसका चेहरा पतला, झुर्रीदार और सुस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने युवा परिवर्तन से पहले की तुलना में कम से कम 10 साल बड़ा था। इस रूप रंग के साथ उसकी उम्र अधिक होने की कल्पना करना असंभव था। उसकी विशेषताएं बूढ़े शब्द के अर्थ को दर्शाती प्रतीत होती हैं, और वह अब केवल एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति था। हान ली के सामने डॉक्टर मो की आंखें खुली की खुली रह गईं, जब वह हान ली को बेलगाम आतंक की दृष्टि से घूर रहा था। हान ली खुद भी उतने ही हैरान थे, और उनकी मांसपेशियां तुरंत तनावग्रस्त हो गईं। उसके शरीर से कमजोरी का सारा एहसास निकल गया, क्योंकि उसके भीतर केवल एक ही विचार चल रहा था कि पहला कदम उठाना है और बढ़त हासिल करनी है। अपने पिछले पाठ से स्पष्ट रूप से सीखते हुए हान ली एक बार फिर किसी और के नियंत्रण में आने को तैयार नहीं था। लेकिन बाद में हान ली को कुछ अजीब एहसास हुआ। उनके प्रतिद्वंद्वी का चेहरा डर से जड़ हो गया था और डॉक्टर मो की सांस लेने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। ये स्पष्ट हो गया कि वह मर चुका था, और शायद काफी समय पहले ही मर चुका था। अपनी सतर्कता को कम करने की इच्छा न रखते हुए हान ली ने भौहें से कुड़कर डॉक्टर मो के चेहरे की विशेषताओं को गहराई से घूरना जारी रखा, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो उसे धोखा दे सके। पूरे 30 मिनट की सावधानी पूर्वक जांच के बाद हान ली को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि डॉक्टर मो वास्तव में मर चुके थे, क्योंकि उनकी उस व्यक्ति से कोई समानता नहीं थी जो अभी भी जीवित था। झिझकते हुए हान ली सावधानी से उसके पास रेंगा और डॉक्टर मो की कलाई पकड़ने के लिए एक हाथ बढ़ाया, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी नाक के नीचे रखा हुआ था। इसी स्थिति में उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। डॉक्टर मो की मृत्यु की इस अंतिम पुष्टि के साथ ही हान ली को अपना दिल शांत और आराम महसूस हुआ। उसके हृदय में जो उत्पीड़न का भाव था वह अंततः त्याग दिया गया। अब तक हान ली के मन में हमेशा कुछ संदेह रहते थे, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन, चालाक और धूर्त डॉक्टर मो अज्ञात कारण से इतनी आसानी से मर जाएगा। हान ली ने अपना माथा खुजाया, तभी उसे एहसास हुआ कि सोल लॉक तावीज जो उसके माथे पर लगाया गया था बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इससे हान ली को अजीब महसूस हुआ। वह बाद में तावीजों और सीलिंग तकनीकों के बारे में सीखेगा, और उसके बाद ही उसे एहसास होगा कि क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि पीले तावीज की सारी शक्ति खत्म हो गई थी और इस तरह वह धूल में बिखर गया था, इसलिए हान ली उसे ढूंढने में असमर्थ था। अब निश्चिंत हो चुके हान ली ने सतर्क रहने का फैसला किया और डॉक्टर मो के आसपास के क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया,
ये देखने के लिए कि क्या वहां जीवन के कोई निशान हैं। हान ली ने देखा कि मोमबत्तियां अभी भी जल रही थी, जो उसे संकेत दे रही थी कि वह लंबे समय से बाहर नहीं आया है। दूसरी ओर जैक के टुकड़े अपनी पिछली सारी चमक खो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि उनका क्षरण हो गया है और वे किसी की नजर में नहीं आ पा रहे हैं। अपना ध्यान पत्थर के कमरे के बाईं ओर के कोने की ओर स्थानांतरित करते हुए उसने एक ऐसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जो पहले हान ली की पकड़ से दूर थी। हान ली इस वस्तु के लिए अजनबी नहीं था। ये वस्तु उसके सपने में देखा गया आक्रमणकारी हरा ग्लोब था जो उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके द्रव्यमान का 1/3 हिस्सा हान ली द्वारा निगल लिए जाने से पहले नहीं। इस समय उसने कमरे के कोने में घुसने की सख्त कोशिश की। जाहिर तौर पर वह हान ली से डर रहा था और उसकी नजरों से छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। प्रसन्न होकर हान ली ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए इस दृश्य को देखा। फिर वह तेजी से खड़ा हुआ और प्रकाश की गेंद की ओर बढ़ा। जब वह प्रकाश के गोले से आधा इंच दूर था तभी वह रुका और धीरे से अपना मुंह खोला। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आपको यू जिटोंग होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? हरे रंग की रोशनी, जिसमें यू जिटोंग शामिल थी, की आवाज सुनकर कांपने और टिमटिमाने लगी हान ली उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन एक पल रुकने के बाद वह फिर से चमकने लगा। आपने सही अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि आप सचमुच डॉक्टर मो के शिष्य हैं। आप बिल्कुल उसके जैसे हैं। कठिन और कठिन से निपटने के लिए प्रकाश की गेंद ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए कहा। इसकी आवाज से हान ली को पता चल गया कि यह वास्तव में वह युवक था जिसे हान ली ने डॉक्टर मो के साथ बातचीत करते हुए सुना था। इसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की बल्कि हान ली के विचारों की पुष्टि की। अब ये जानते हुए कि वह किसके साथ व्यवहार कर रहा है, हान ली ने पूछा, चूंकि आप मेरी जान लेने और मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले अपराधियों में से एक थे, तो क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? हान ली ने कोई गुस्सा प्रकट नहीं किया क्योंकि वह अपराधी से बात की, इसके बजाय उसका व्यवहार काफी शांत था। फिर भी यू जिटोंग हान ली के उदासीन रवैये को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए और उसके दिल में डर की भावना महसूस हो रही थी। हाल ही में उनकी दो आत्माओं के बीच हुई लड़ाई में उसने हान ली की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव किया और यहाँ तक कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी निगल लिया, जिससे उसकी आंतरिक कीवी आधी हो गई। उसकी आंतरिक कीवी के शेष आधे हिस्से का उपयोग केवल छोटे मंत्रों को करने के लिए किया जा सकता था, जिसमें न तो हान ली को मारने की शक्ति थी और न ही खुद की रक्षा करने की शक्ति थी, जिससे उसके दिल में डर की भावना घर कर गई। आप क्या जानना चाहते हैं? वह जानता था कि हान ली हाल ही में एक जानलेवा स्थिति से बच गया है और इसलिए भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं होगा। हालांकि वह शांत और संयमित दिख सकता है, कौन जानता है कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा था। एक तरह से वह फूटने वाले ज्वालामुखी के समान था, क्योंकि कोई भी सुप्त ज्वालामुखी की विनाशकारी शक्ति का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है। पकड़ा गया। यू जिटोंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प पहेलियों या चालाकी के साथ अपने धैर्य का परीक्षण किए बिना हान ली की सभी मांगों को पूरा करना था। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह हान ली को क्रोधित करना और उसके जल्दबाजी भरे कार्यों से पीड़ित होना था। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से मुझे सब कुछ बताएं कि आप क्या हैं और आप डॉक्टर मो को कैसे जानते हैं। अभी मेरे पास एकमात्र संसाधन समय है, इसलिए मैं आपकी सभी बातें सुनूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, हान ली ने एक मुखौटा पहन रखा था। उसका चेहरा यू जिटोंग की सतर्क धारणा से सभी भावनात्मक उतार चढ़ाव को छिपा रहा था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 58 अमर कृषक अध्याय 58 अमर कृषक केक, जिसके बारे में बोलते हुए मैं भी एक पीड़ित हूँ। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, यू जिटोंग ने हान ली की सहानुभूति पाने की कोशिश की, उसके और डॉक्टर मो के बीच के रिश्ते को कम करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि सभी संबंधों को तोड़ने की हद तक भी। हालांकि उनका कार्य व्यर्थ था। हान ली बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। बिना किसी विकल्प के यू जिटोंग के पास समझाना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मूल रूप से मैं एक अमर कृषक था। यू जेटोंग ने ईमानदारी से हान ली को अपने इतिहास के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मो को कैसे जाना और उनकी वर्तमान स्थिति कैसे हुई, इसकी परिस्थितियों के बारे में हर विवरण बताया। निस्संदेह अपनी कहानी में उसने सभी जिम्मेदारियों और नकारात्मक अर्थों को मृत डॉक्टर मो के सिर पर डालते हुए खुद को कहानी का शिकार बना लिया। आखिरकार मृत व्यक्ति कोई कहानी नहीं बताते। हान ली को स्वाभाविक रूप से अपनी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं होगा, लेकिन हान ली ने अभी अभी सुनी कहानी की तुलना डॉक्टर मो के शब्दों के साथ की, जब वह अभी भी जीवित थे। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने जो कहानी अभी अभी सुनी थी उसका लगभग 70-80% सच था। ये बेहद असंभव था, लेकिन परिस्थितियों का वैसा घटित होना पूरी तरह से असंभव नहीं था जैसा कि उनके पास था। कहानी के उन हिस्सों को हटाने के बाद जो अकल्पनीय लग रहे थे, हान ली को पहले से ही सच्चाई की एक मोटी समझ थी। हान ली ने अपने अतीत के बारे में जो समझा, उसके अनुसार डॉक्टर मो के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। उसने डॉक्टर मो से जो कहानियां सुनी कि उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसने अपनी मूल शक्तियों और स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के तरीकों की खोज करने का निर्णय लिया, वह सच होनी चाहिए। इस बारे में डॉक्टर मो को उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि हान ली ने याद किया कि डॉक्टर मो ने उन्हें पहले बताया था कि उन्होंने एक रहस्यमयी किताब खोजी है जिसमें उनकी जीवन शक्ति वापस पाने का तरीका बताया गया है। जो कुछ भी घटित हुआ उस पर विचार करने के बाद हान ली ने फैसला किया कि कहानी झूठी थी, क्योंकि यह यू जेटोंग ने जो कहा था उससे मेल नहीं खाता है। अंततः यू जेटोंग के कारण डॉक्टर अपनी युवावस्था वापस पाने में कामयाब रहे, फिर भी उन्हें यू जेटोंग के कारण शापित भी होना पड़ा। मूल रूप से यू जेटोंग एक कृषक कबीले का सदस्य था। वह खेती करने में कामयाब हो गया था अनंत वसंत कलाएं 7वें स्तर तक। ये कहा जा सकता है कि उनके पास कुछ विशेषज्ञता थी, लेकिन अंततः अपनी सीमित प्रतिभा के कारण उन्होंने शाश्वत स्प्रिंट कला में कोई प्रगति नहीं की और इस प्रकार फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे। जो कृषक नींव स्थापना चरण में नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी कृषक नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक उन्हें केवल शक्तिशाली नश्वर ही माना जा सकता है, जो अमर कृषकों के दायरे में कदम रखने के आधे रास्ते पर हैं। क्योंकि यू जेटोंग एक सफलता हासिल करने में असमर्थ था, उसने आत्मज्ञान के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया का पता लगाने का फैसला किया, अपने दिल की स्थिति में एक सफलता हासिल करने की उम्मीद करते हुए उस बाधा पर काबू पा लिया जिसने उसे फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने से रोक दिया था। निस्संदेह उसे आशा थी कि उसे दुर्लभ बहुमूल्य जड़ी बूटियां मिल सकेंगी ताकि वह अपनी खेती में सहायता के लिए आध्यात्मिक गोलियां बना सके। हालांकि वह जानता था कि संभावना कम से कम थी। आखिरकार ये केवल भाग्य की बात थी। अपने दिमाग में उच्च आशाओं और अपेक्षाओं के साथ 20 वर्षीय यू जेटोंग उस स्थान पर पहुंचे जिसे किसान धर्मनिरपेक्ष दुनिया कहते हैं। वहां की मनोरम दुनिया अद्भुत घटनाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी हुई थी, जिससे यू जेटोंग चकित हो गया और उनकी भव्यता में खो गया। उनकी मूल मनस्थिति को ठोस रूप से स्थिर नहीं माना जा सकता था। कुछ ही वर्षों से भी कम समय में ये पहले ही खराब हो चुका था। वह एक प्रभावशाली कबीले के सम्मानित अतिथि से अधिक कुछ नहीं रह गया और दुनिया के शानदार वैभव का आनंद लेने लगा। परिणाम स्वरूप उनके अमर का हृदय धीरे धीरे कमजोर हो गया था। कबीले के गद्दारों के संबंध में 100 वर्षों के बाद यू जेटोंग जैसे शिष्यों के नाम औपचारिक रूप से कबीले की रजिस्ट्री से हटा दिए जाएंगे। ऐसा करने का कार्य ये घोषणा करने के बराबर था कि गद्दार शिष्यों का कबीले से कोई संबंध नहीं होगा और उन्हें नश्वर माना जाएगा। यू जेटोंग जैसे शिष्य कभी भी कबीले में वापस नहीं लौट पाएंगे। जब तक उनके प्रत्यक्ष वंशजों में से किसी के पास अमर कृषक के मार्ग पर चलने की अपार क्षमता न हो, उसे वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यू जेटोंग ने खेती करने का मौका खो दिया होता,
लेकिन पतन का जीवन जीना और धन दौलत में डूबना अभी भी बहुत संभव होता। यह उन कृषकों के लिए एक अत्यंत सामान्य घटना थी जो फाउंडेशन स्थापना के चरण तक पहुंचने में विफल रहे, इसलिए इसमें उपद्रव करने की कोई बात नहीं थी। एक दिन यह अज्ञात था कि क्या स्वर्ग उसकी मदद कर रहा था या लेडी लक ने उस पर मुस्कुराने का फैसला किया था, लेकिन जब यूज़टोंग शहर की सड़कों पर घूम रहा था तो उसने अचानक एक आध्यात्मिक फार्मेसी में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने वहां वास्तव में एक दुर्लभ और अत्यंत लाभकारी आध्यात्मिक जड़ी बूटी देखी। आध्यात्मिक जड़ी बूटी का नाम रक्त आत्मा घास के रूप में जाना जाता था। जो लोग जड़ी बूटियों से परिचित नहीं थे, उनके लिए इसे पहचान न पाना बेहद आम बात थी, क्योंकि इस घास का बाहरी स्वरूप लगभग 95% ब्लड स्वेट ग्रास जैसा था। कौन जानता था कि अज्ञानी दुकानदार वास्तव में दोनों घास एक साथ रख देगा। यूज़टोंग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ जब उसने ब्लड स्पिरिट ग्रास देखा। इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी से उसकी बाधा को पार करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक जड़ी बूटी का सेवन आग भड़काने के समान था। उसके अमर हृदय में चिंगारी धीरे धीरे फिर से भड़कने लगी। कौन जानता था कि जब वह जड़ी बूटी खरीदने ही वाला था, तभी एक और अमर काश्तकार भी दुकान में दाखिल हुआ। अपने सामने इतनी लाभकारी आध्यात्मिक जड़ी बूटी देखकर उसने स्पिरिट ब्लड ग्रास की खरीद को लेकर यूज़टोंग से लड़ाई की। इस स्थिति को देखकर दुकान के मालिक ने उन्हें एक समाधान सुझाया। जड़ी बूटी उसी को बेची जाएगी जो सबसे अधिक बोली लगाएगा। आखिरकार यूज़टोंग मामूली अंतर से बोली युद्ध जीतने में कामयाब रहे। जीतने के बाद वह जल्दी से स्टोर से बाहर चला गया। वह जानता था कि दूसरा किसान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। यूज़टोंग घबरा गया था और उसने फैसला किया कि आगे बढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका अपने कबीले में लौटना है। लेकिन आधी सड़क पर दूसरे कृषक ने उसे पकड़ लिया और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। दूसरा कृषक उससे अधिक शक्तिशाली था और इस प्रकार यूज़टोंग को एक दुखद हार का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अभी भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को त्यागने को तैयार नहीं था। अपने दांत पीसते हुए यूज़टोंग ने अपने अंतिम उपाय का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपना एकमात्र बचा हुआ खजाना निकाल लिया जो उसे दिया गया था अपने कबीले द्वारा। अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मिलकर नष्ट होने का नकली इरादा दिखाकर एक भ्रामक बहादुरी का परिचय दिया। इस तरह यूज़टोंग दूसरे कृषक को डराने में कामयाब रहा। भले ही उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन हाल ही में वह चोटों से जूझ रहे थे। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात डॉक्टर मो से हुई, जो अपने लिए एक इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अपने अनुभव की कमी के कारण यूज़टोंग को ये कहावत नहीं पता थी कि मानव हृदय की थाह पाना कठिन है, और उसने मूर्खतापूर्वक इस तथ्य का खुलासा कर दिया कि उसके पास एक अत्यंत लाभकारी आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। ठीक उसी तरह यूज़टोंग ने अपने ऊपर एक विपत्ति को आमंत्रित किया। वह नहीं जानता था कि डॉक्टर मो अपनी ही चोटों का इलाज ढूंढ रहा था। अब जब उसे पता चला कि यूज़टोंग के शरीर पर एक प्रभावशाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी हो सकती है जो उसे बचाने का मौका दे सकती है, तो उसने यूज़टोंग से जड़ी बूटी प्राप्त करने की कोशिश में अपने सभी तरीके अपना लिए। हालांकि यूज़टोंग कैसे सहमत हो सकते थे? उन्हें भी अपनी चोटों से उबरने के लिए जड़ी बूटियों के चमत्कारी प्रभाव की आवश्यकता थी। वर्तमान वह किसी साधारण नश्वर से भिन्न नहीं था। बातचीत के प्रयास असफल होते देख उसके हृदय में घृणा उत्पन्न हो गई। डॉक्टर मो ने खुद को शांत किया और आह भरते हुए अपने भाग्य को स्वीकार करते दिखे। वह चालाक था और अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। डॉक्टर मो ने यूज़टोंग को जहर देकर मारने का फैसला किया। सामान्य परिस्थितियों में यूज़टोंग के खिलाफ सभी सामान्य जहर अप्रभावी होंगे। हालांकि डॉक्टर मो ने जो जहर दिया वह एक असामान्य जहर था जिसका कोई मारक नहीं था। पहले से ही भारी चोटों से पीड़ित यूज़टोंग के पास अब लड़ने के लिए शक्तिशाली जहर था। हर हरकत से संघर्ष करते हुए वह मरने की कगार पर लग रहा था। यही वह क्षण था जब डॉक्टर मो ने खुद को प्रकट किया और यूज़टोंग की ओर तेजी से चल पड़े।
यूज़ेटॉन को अब जाकर समझ आया कि क्या हुआ था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह डॉक्टर मो को इस तरह सफल होने दे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उसे लंबे समय तक टिके रहने का रास्ता खोजना होगा। अत्यधिक गुस्से में उसके पास रक्त आत्मा अभिशाप का उपयोग करने, अपने शरीर में सभी रक्तसार और आध्यात्मिक ऊर्जा को रक्त अभिशाप में परिवर्तित करने, डॉक्टर मो के चेहरे पर थूकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिसके बाद यूज़ेटॉन की आत्मा तेजी से उसके शरीर से निकल गई। जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई, तभी यूज़ेटॉन को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वह आत्मा को बांधने वाला खजाना तैयार करना भूल गया था, इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो अस्थायी रूप से उसकी आत्मा को आश्रय दे सके। कोई विकल्प न होने पर उसे डॉक्टर मो के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। आखिरकार बिना किसी बंधन के आत्माएं अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएंगी। जैसे ही डॉक्टर मो के चेहरे पर खून के छींटे पड़े, वह घबरा गए, लेकिन जब वह शांत हुए और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी अजीब नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपनी सतर्कता ढीली की और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। औषधीय गोलियों के बारे में अपने प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर उन्होंने यूज़ेटॉन की लाश की खोज की और जो भी गोलियां मिली उन्हें तुरंत खा लिया। जैसा कि अपेक्षित था, अमर कल्टीवेटर की गोलियां असामान्य रूप से प्रभावी थीं। गोलियां खाने के बाद डॉक्टर मो की आंतरिक कीवी बहाल हो गई। डॉक्टर मो पागलपन से हंसे और यूज़ेटॉन का सामान ले लिया, जिसमें इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स भी शामिल था, जिसे वह समझ नहीं सका। जाने से पहले डॉक्टर मो ने अपनी चोटें ठीक होने के बाद वापसी करने और अपने सभी दुश्मनों से बदला लेने का फैसला किया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 59 3 बड़े अनुल्लंघनीय नियम अध्याय 59 3 बड़े अनुल्लंघनीय नियम डॉक्टर मो के लिए बहुत खुशी के दिन नहीं थे। मृत्यु विनाश अभिशाप ने अपने घातक दुष्प्रभावों का खुलासा किया, जिससे वह हर गुजरते दिन के लिए 1 वर्ष की दर से बूढ़ा हो गया। वह अपनी उम्र बढ़ने की दर से भयभीत था और उसने श्राप के असामान्य प्रभावों को नियंत्रित करने का तरीका खोजने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह जानता था कि यदि ऐसा ही चलता रहा, तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका शरीर काम करना बंद कर देगा और अंततः वह किसी भी अन्य बूढ़े व्यक्ति की तरह मर जाएगा। दूसरी ओर यूज़ेटॉन और भी अधिक दर्द में था। जब उसकी आत्मा डॉक्टर मो के शरीर में प्रवेश कर गई, तो ये धीरे धीरे लेकिन दर्दनाक रूप से डॉक्टर मो की आत्मा में समाहित हो रही थी। यदि किसी की आत्मा लंबे समय तक किसी विदेशी शरीर में रहती है, तो आत्मसातकरण एक निष्क्रिय घटना घटित होती है। चूंकि एक शरीर में केवल एक ही चेतना हो सकती है, मजबूत आत्मा कमजोर आत्मा को वश में करने की कोशिश करेगी। इस प्रकार लंबी प्रक्रिया शुरू होगी मिलाना। यूज़ेटॉन ने हताशा से बाहर आकर वह सब कुछ प्रकट करने का निर्णय लिया जो वह जानता था कि वे हान ली का शव क्यों चाहते थे। वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए नहीं कि वह दिल से अच्छा था और डॉक्टर मो के प्रति वफादार था, बल्कि इसलिए कि वह खेती की दुनिया के 3 बड़े अनुल्लंघनीय नियमों से डरता था। सबसे पहले, कृषकों को सामान्य मनुष्यों के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भारी मात्रा में तनाव का सामना करने में असमर्थ थे, जिससे शरीर अंततः जल जाता था। दूसरा, केवल अधिक जादुई शक्ति वाले लोग ही कमजोर जादुई शक्ति वाले कृषक के शरीर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर पाएंगे और किसी भी प्रकार के पलटवार से पीड़ित नहीं होंगे। शक्ति के स्तरों के बीच असमानता जितनी अधिक होगी, कब्जे का प्रयास करने वाले के लिए यह उतना ही सुरक्षित होगा। तीसरा, एक साधक अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही शरीर पर कब्जा करने में सक्षम होता है, चाहे उनकी जादुई शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि वे दूसरी बार शरीर पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, तो उनकी आत्मा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। हालांकि 3 नियमों को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या अज्ञात है, 3 बड़े उल्लंघन योग्य नियम कभी नहीं तोड़े गए हैं। इन 3 नियमों ने अनगिनत दुष्ट कृषकों को सीमित कर दिया, जिन्होंने शरीर पर कब्जा करने की तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की और उन्हें नश्वर दुनिया में आपदा पैदा करने से रोका।
स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने वाले कार्यों पर स्वर्गवासी नाराज होते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, स्वर्ग कृषकों को दुनिया को अराजकता में डालने की अनुमति नहीं देगा। यदि डॉक्टर मो एक कृषक होते, तो यू जिटोंग अपनी वर्तमान दुर्दशा में नहीं होते, क्योंकि उनके पास डॉक्टर मो के शरीर पर कब्जा करने का एक व्यवहार्य मौका होता। लेकिन चूंकि डॉक्टर मो आध्यात्मिक क्यूई के संकेत के बिना एक सामान्य नश्वर व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। यू जिटोंग को इस डर से उसके शरीर पर कब्जा करना पड़ा कि कब्जे के आधे रास्ते में डॉक्टर मो का शरीर तनाव को संभालने में असमर्थ हो जाएगा और अंततः टूट जाएगा। भले ही यू जिटोंग को अपने पास रखने के लिए एक और शरीर मिल जाए, आत्मसात करने की प्रक्रिया अपरिहार्य थी और वह अधिक गंभीर संकट में पड़ सकता था, क्योंकि हर बार जब वह छोड़ता है और एक नए शरीर में प्रवेश करता है, तो वह अपनी आध्यात्मिक क्यूई का थोड़ा सा हिस्सा खो देता है, जो कि जल्दी से खर्च किया जा सकता है। जब ऐसा होता है, तो यू जिटोंग अपनी इच्छा से किसी के शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा, और यहाँ तक कि अनिश्चित काल तक किसी के शरीर में फंसा रह सकता है और अंततः आत्मसात हो सकता है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शरीर के बिना वह ध्यान के माध्यम से अपनी जादुई शक्ति को फिर से भरने में असमर्थ था, इसलिए हर बार जब वह जादुई शक्ति का उपयोग करता था तो वह हमेशा के लिए खो जाती थी। उसी समय उसकी जादुई शक्ति भी धीमी लेकिन स्थिर गति से बाहर निकल गई, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आत्मा अपने वर्तमान स्वरूप को कब तक बनाए रख सकेगी। इसलिए जब तक यू जिटोंग को कोई ऐसा कल्टीवेटर नहीं मिल जाता जो कम मात्रा में जादुई शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो और उसके पास कब्जे को झेलने में सक्षम शरीर हो, वह कोई जोखिम नहीं उठाएगा और अपने वर्तमान शरीर को छोड़ देगा, जो डॉक्टर मो का था। जब खून के अभिशाप के कारण डॉक्टर मो का शरीर टूटने के कगार पर था, तो उसके परिणाम में यू जिटोंग की आत्मा को रहने के लिए कोई शरीर नहीं मिला। रक्त अभिशाप के तहत डॉक्टर मो के शरीर के पतन के बाद उन्हें वापस लौटने के लिए बिना शरीर के छोड़ दिया गया, और ये तथ्य कि हान ली उनकी शेष जीवन शक्ति का उपभोग कर सकते हैं। यू जिटोंग ने अस्थायी रूप से अपनी नफरत को एक तरफ रखने और हान ली को वह सब कुछ देने का फैसला किया जो वह चाहते थे, यहाँ तक कि डॉक्टर मो को धोखा देने की हद तक, बिना कुछ छिपाए खुलासा करना कि वे कैसे मिले और उनकी योजनाएं, इसमें शामिल दांव और लाभ भी शामिल थे। जब डॉक्टर मो ने पहली बार यू जिटोंग की अपने शरीर को पुनर्जीवित करने की योजना के बारे में सुना, तो इससे उन्हें गुस्सा आया, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह एक सही मौका था और उन्होंने तुरंत अपने लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया, जिससे वह एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में सामने आए। सबसे पहले डॉक्टर मो को यू जिटोंग के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपनी चेतना को नियंत्रित करना चाहिए ताकि यह उसकी आत्मा को आत्मसात न कर सके। यू जिटोंग ने डॉक्टर मो को कुछ गुप्त तकनीकें भी सिखाई, जिससे उन्हें अपने अभिशाप से पीड़ित उम्र बढ़ने की दर को धीमा करने की अनुमति मिली, जबकि अस्थायी रूप से उन्हें जादुई शक्ति का उपयोग करने की भी अनुमति मिली। फिर डॉक्टर मो को मजबूत आध्यात्मिक जड़ों वाले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो शाश्वत वसंत कला का अभ्यास करने में सक्षम हो, उसे मंत्र सिखाए और फिर तब तक इंतजार करे जब तक कि समय सही न हो जाए, इससे पहले कि डॉक्टर मो अपनी अस्थायी रूप से प्राप्त क्षमताओं का उपयोग जादुई शक्ति का उपयोग करके जबरदस्ती कर सके। नया जीवन शुरू करने के लिए दूसरे व्यक्ति का शरीर। डॉक्टर मो की साधना के मार्ग पर चलने की ईमानदार इच्छा का उपहास किया गया यू जिटोंग द्वारा लगातार, क्योंकि वह पहले से जानता था कि सामान्य मनुष्यों के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करना कितना असंभव था। डॉक्टर मो केवल मुंह का एक नश्वर कृषक था, जिसके शरीर में कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं थी। टीएल मुंह का कृषक का अर्थ है कि वह वास्तव में खेती किए बिना केवल खेती के बारे में बात करता है। जब डॉक्टर मो आध्यात्मिक जड़ों वाले शरीर पर कब्जा करने में सफल हो गए और उनके पास आराम करने के लिए पर्याप्त समय था, तब वह यू जिटोंग को एक उपयुक्त शरीर खोजने में मदद करने के लिए आगे बढ़े और फिर यू जिटोंग को अपना नया शरीर पाने में मदद करने के लिए कोई भी सहायता प्रदान की। उपरोक्त स्थितियों से ऐसा लगता है कि डॉक्टर मो को इस सौदे से सबसे अधिक लाभ मिलता है, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकी क्योंकि यू जिटोंग अपनी शेष आत्मिक शक्ति के साथ लगातार आत्मसात होने के खतरे के तहत बुरी स्थिति में फंस गया था। अंत में
यूजिटोन को इस प्रतिकूल समझौते को स्वीकार करने और थोड़ा नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि क्या वह वास्तव में नुकसान उठा रहा था। आखिरकार एकमात्र व्यक्ति जो समझौते की सटीक शर्तों को जानता था वह स्वयं ही था। एक बिंदु पर यूजिटोन ने सुझाव दिया कि डॉक्टर मो को अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए, लेकिन तेजी से बूढ़े हो रहे व्यक्ति ने उस विकल्प पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जिससे यूजिटोन लगातार परेशान हो रहा था। इसके बाद जो हुआ उस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर मो ने अपना अधिकांश समय एक उपयुक्त शरीर की तलाश में असफल प्रयास में बिताया और अनिच्छा से साथ रहस्य संप्रदाय में प्रवेश किया, जहां उन्होंने हानली को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें शाश्वत वसंत कला सिखाई। जो कुछ हुआ वह उल्लेख करने योग्य नहीं था, क्योंकि उनका उल्लेख या तो डॉक्टर मो ने स्वयं किया था या हानली ने स्वयं अनुभव किया था। हानली ने उन शब्दों को सुनने के बाद एक लंबी आह भरी, क्योंकि उसके दिल के कुछ भ्रम और सवालों का जवाब यूजिटोंग ने दिया था। ये देखकर कि यूजिटोंग ने बात जारी नहीं रखी, हानली का चेहरा गहरा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि डॉक्टर मो की मृत्यु कैसे हुई। यूजिटोंग ने झिझकते हुए अपना मुंह खोला और कहा, क्या समझाने लायक कुछ और है? डॉक्टर मो ने शाश्वत वसंत कला की आपकी साधना गति को कम आंका और उनकी जादुई शक्ति आपके जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वह आपके शरीर पर कब्जा करने में असमर्थ थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा भस्म हो गई। तो प्रकाश की पीली गेंद जिसने सबसे पहले मेरे शरीर में प्रवेश किया वह डॉक्टर मो थी और प्रकाश की दूसरी हरी गेंद आप थे, हानली ने शांति से कहा, लगभग जैसे कि उसके शरीर पर आक्रमण कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, इस बारे में उस समय मैंने सोचा था कि आप और डॉक्टर मो दोनों थक गए थे और मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके शरीर को कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ। यूजिटोंग ने अजीब तरीके से उत्तर दिया। हेंग, मुझे डर है कि यही कारण नहीं है कि आपने हमला किया। मुझे लगता है कि आपने शुरू से ही इसकी योजना बना ली थी। यूजिटोंग, मैं शर्त लगाता हूँ कि जब आपको पहली बार डॉक्टर मो को शरीर पर कब्जा करने की प्रक्रिया समझाई गई थी, तो आपके कोई अच्छे इरादे नहीं थे और इसलिए ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि शरीर पर कब्जा करने की सफलता दर सीधे ताकत से संबंधित थी। अंतर क्या आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ? मुझे लगता है कि आपने शुरू से ही इसकी योजना बना रखी थी। आपने डॉक्टर मो को शाश्वत स्प्रिंग आर्ट्स की मेरी चौथे स्तर की खेती के खिलाफ आत्मविकृत 7 आत्मा भक्षण तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जो शक्ति के मामले में लगभग बराबर हैं, ताकि हम दोनों एक साथ नष्ट होने की हद तक थक जाएं। लड़ाई बराबरी पर आने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर मो की कड़ी मेहनत का लाभ उठाएंगे और अंततः मेरे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? कल्टीवेटर यू। हानली ने कई सांसों में लगने वाले समय में शांति से अपनी धारणाएं बताईं। एक लंबे क्षण की चुप्पी के बाद यूजिटोंग ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए एक आह भरी। खंडन किए बिना उन्होंने कहा, मैं मूल रूप से आपकी खोखली प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन अब जब मैं कहता हूं कि आप असाधारण रूप से चतुर हैं, यहाँ तक कि अपने मालिक मो जुरेन, उस चालाक लोमड़ी को भी मात देते हुए, मैं ईमानदारी से इसका मतलब निकाल रहा हूँ। आपने सही अनुमान लगाया। ये सब मेरे द्वारा योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि खेती के लिए आपकी प्रतिभा इतनी ऊंची थी कि आप इतने कम समय में मेरे से केवल एक परत नीचे शाश्वत वसंत कला की 6ठी परत तक प्रशिक्षित होंगे। समय, आपने न केवल डॉक्टर मो की आत्मा को आसानी से निगल लिया, बल्कि मेरी अत्यधिक क्षीण आत्मिक शक्ति भी आपके मुकाबले नहीं थी, और यहाँ तक कि मैंने अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा भी आपके कारण खो दिया। एक बार खत्म होने पर उसका स्वर अचानक गर्वपूर्ण हो गया। हाँ, वह मो जुरेन एक सामान्य इंसान था, फिर भी वह हम किसानों के साथ बराबरी के पायदान पर खड़ा होना चाहता था। क्या वह योग्य भी था? इसके अलावा उसने मेरे साधनाशील शरीर से छुटकारा पाने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग करने का साहस किया, और फिर भी वह साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता था। वह तो बस दिवा स्वप्न देख रहा था।
यू जेटोंग ने लंबे समय से जो नफरत अपने दिल में दबा रखी थी वह आखिरकार सामने आ गई। लेकिन आप अलग हैं। आप आध्यात्मिक जड़ों और मानक से ऊपर की बुद्धि के साथ पैदा हुए थे। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहना बहुत अफसोस की बात होगी। यदि आप मुझे एक नया और उपयुक्त शरीर ढूंढने में मदद करने को तैयार हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शक बनने, आपको अपने कबीले के बुजुर्गों से मिलवाने और आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ। आप क्या सोचते हैं? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 60 जहर परीक्षण अध्याय 60 जहर परीक्षण। यू जेटोंग को पूरा भरोसा था कि वह हान ली को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कृषकों के मार्ग पर आगे बढ़ने और अमरता के प्रलोभन का विरोध कर सकता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने सोचा कि कैसे डॉक्टर मो उससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ काम करना बंद कर दिया और यहाँ तक कि कभी कभी उसके अच्छे पक्ष में आने की कोशिश भी की, यह विश्वास करते हुए कि इससे यू जेटोंग अधिक विनम्र हो जाएगा। यू जेटोंग को बहुत निराशा हुई। हान ली के लुभावने वादे को सुनने के बाद उसने उत्साह का एक संकेत भी प्रकट नहीं किया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन और स्थिर रहा। जहाँ तक सहयोग की बात है, हम उस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी मेरे पास अभी भी एक प्रश्न है जिसका मुझे आशा है कि आप मुझे स्पष्ट उत्तर देंगे। हान ली ने शांति से प्रकाश की गेंद को देखते हुए धीरे से कहा, यदि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो क्या आप मेरा सहयोग करने को तैयार होंगे? यह आपके उत्तर पर निर्भर करता है और यह मेरी संतुष्टि पर निर्भर करता है। ठीक है, पूछो। यू जेटोंग ने तुरंत वादा किया और इस अवधारणा के बारे में अपनी समझ प्रदर्शित की कि किसी को दबाव में कैसे झुकना सीखना चाहिए। हान ली ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि चिंतन करते हुए अपना सिर छत की ओर उठाया, जैसे कि वह इस बारे में गहराई से सोच रहा हो कि उसे प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए। हान ली का गंभीर चेहरा देखकर यू जेटोंग अपने दिल में डर की भावना पैदा होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह खुद सोच रहा था कि हान ली उससे किस तरह का सिरदर्द पैदा करने वाला सवाल पूछेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टर मो और आपकी आत्मा के एक हिस्से को खाने से कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि मैं वर्तमान में अपने सिर में दर्द महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि यह जानकारी से विस्फोट के बिंदु तक भरा हुआ है कि मैं हूँ पहचानने में असमर्थ। हान ली ने कहा, और अंत में उस चिंता का जिक्र किया जो उसे जागने के बाद से थी। इस सवाल को सुनने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि हान ली इतनी छोटी सी समस्या को लेकर चिंतित था, यू जेटोंग को तुरंत अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई, और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी हल्की हो गई। हे, तो आप इस बात से परेशान थे? अच्छा, छोटे भाई, तुम बहुत चिंता करते हो। दरअसल, आपको इस मामले को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो जो जानकारियां आप अपने मस्तिष्क में भरी हुई महसूस करते हैं वह 1 या 2 साल के भीतर धीरे धीरे गायब हो जाएगी, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो चीजें मैंने निगल ली वे बिल्कुल बेकार हैं और मैं उन्हें पकड़ने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। मुझे इस पर आप पर भरोसा नहीं है, हान ली ने ठंडे स्वर में कहा और यू जेटोंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर संदेह के निशान स्पष्ट थे। ये कहना कि आप इसका थोड़ा सा हिस्सा भी पकड़ कर नहीं रख सकते, वास्तव में सच नहीं है, लेकिन जिसे आप पकड़ सकते हैं वह वास्तव में इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। यू जेटोंग ने जल्दी से इस डर से अपने स्पष्टीकरण में जोड़ा कि हान ली गलत समझेगा कुछ। उदाहरण के लिए, आप शामिल यादों, अनुभवों और भावनाओं को छूने में असमर्थ होंगे, और यदि आपने उन्हें अवशोषित भी कर लिया, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप तुरंत मानसिक रूप से अपंग हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व स्वयं के विभाजित संस्करण विकसित करेगा, आपका चेतना नष्ट हो जाएगी, और अंततः आपका मस्तिष्क फट जाएगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको ये समझना होगा कि आत्मा सबसे कीमती चीज है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। इसे इतनी आसानी से अन्य चीजों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? ये सच है कि आप किसी और की आत्मा को अवशोषित कर सकते हैं और उसे अस्थायी रूप से अपने अवचेतन में रख सकते हैं, लेकिन इसे अपना बनाना केवल इच्छाधारी सोच है।
अन्यथा यदि एक साधारण शरीर पर कब्जा आपको किसी की सभी यादों, अनुभवों, की हुई तकनीकों को अवशोषित करने की अनुमति दे सकता है, तो क्या इससे पूरी दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी? यदि चीजें इतनी सरल होती, तो बाहर जाकर इस दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की खोज करने के साथ साथ कौन ईमानदारी से साधना का अभ्यास करेगा, जबकि वे केवल किसी और के शरीर पर कब्जा करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आत्मा का उपभोग हो जाने के बाद केवल एक चीज जिसका उपयोग किया जा सकता है वह है भस्म की गई आत्मा द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा, जिसका उपयोग थोड़े समय के लिए ऊर्जा के अपने भंडार को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह इस तथ्य के कारण है कि इस प्रकार की ऊर्जा सबसे तेजी से निकलती है, केवल कुछ दिनों के लिए शरीर के भीतर रहकर भस्म की गई आत्मा के साथ नष्ट हो जाती है। एक बार यह चला गया तो आप इसका उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जैसे ही हान ली ने यू ज़ेटोंग के स्पष्टीकरण को सुनना जारी रखा, उसने धीरे धीरे अपने दिल के भीतर मौजूद संदेह के आखिरी धागे को नीचे गिरा दिया, क्योंकि वह यू ज़ेटोंग के स्वर से बता सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार ये स्पष्ट हो गया कि यू ज़ेटोंग हान ली के साथ वैसा ही सहयोग चाह रहा था जैसा उसने मो जुरेन के साथ किया था। वह जानता था कि हान ली उसकी परीक्षा ले रहा था, इसलिए उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। जब यू ज़ेटोंग ने अपने स्पष्टीकरण का अंतिम वाक्य समाप्त किया, तो उसने हान ली को अपना सिर हिलाते हुए देखा और राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि हान ली उस पर विश्वास करता था। उसी समय जब यू ज़ेटोंग थोड़ा सा चमका, तो उसने जल्दी से पूछा, छोटे भाई हान, ऐसा लगता है कि आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब हमारी शर्तों पर चर्चा करने का एक अच्छा समय होगा सहयोग का? बेशक, एक कृषक के साथ काम करने में सक्षम होना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है, हान ली ने गंभीर स्वर में कहा, एक बड़ी मुस्कान बिखेरते हुए, जिससे उसके सफेद दांत दिखाई दे रहे थे जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। वास्तव में यू ज़ेटोंग ने अविश्वास में उत्साह से पूछा, क्योंकि उसे हान ली को मनाने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, जो खुद ही सहमत हो गया था। बेशक, हान ली ने स्पष्टता से उत्तर दिया। फिर उसने अपने कपड़ों से कुछ निकाला और परिचित स्वर में यू ज़ेटोंग से कहा, अब जब हम भागीदार हैं, तो आगे चर्चा करने से पहले आपको मेरे लिए एक छोटा सा परीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? परीक्षा। यू ज़ेटोंग एक पल के लिए रुका, फिर हान ली के हाथ में परिचित दिखने वाली बेलनाकार वस्तु को देखने लगा, जबकि एक बुरी भावना उसके दिल में वापस आ गई। वह सही, अधिक विशेष रूप से एक जहर परीक्षण। हान ली ने अपने अंगूठे को थोड़ा हिलाने से पहले सिलेंडर के आकार की वस्तु को ऊपर उठाते हुए ये शब्द कहे, जिसके बाद बासी गंध वाला कुछ काला तरल पदार्थ सीधे अपने लक्ष्य की ओर निकल गया। आह! जैसे ही काले तरल पदार्थ ने प्रकाश की पूरी हरी दुनिया को ढक दिया, यू ज़ेटोंग ने एक तेज और दर्दनाक चीख निकाली। हरा ग्लोब काफी धुंधला हो गया, जिससे पता चला कि उसे जो चोट लगी थी वह हल्की नहीं थी। तुम मुझ पर हमला करने, मुझे जहर देने की हिम्मत कर रहे हो? यू ज़ेटोंग कर्कश आवाज में चिल्लाया, अभी भी अविश्वास में था, क्योंकि वह उस घटना को स्वीकार करने में असमर्थ था जो अभी घटित हुई थी। हान ली ने यू ज़ेटोंग की गुस्से भरी चीखों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उसके पेट के ठीक ऊपर उसकी बैक पर स्थित खंजर तक पहुंच गया। फिर उसने तेजी से इसे श्वाप से खोल दिया, जिससे एक चमकदार ब्लेड दिखाई देने लगा। खंजर उन दुर्लभ जेड खंजर में से एक था, जिसके ब्लेड अतुलनीय रूप से लचीले थे। विचाराधीन खंजर पो जितना चौड़ा और लगभग आधा मीटर लंबा था। हान ली ने लोहार से हान ली की विशिष्टताओं के अनुसार इसे बनाने के लिए बड़ी रकम का भुगतान करके ही इस दोधारी खंजर को प्राप्त किया था। चूंकि हान ली हथियारों में माहिर नहीं थे, इसलिए उन्हें डॉक्टर मो के साथ संघर्ष के दौरान इस खंजर को बाहर लाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगा कि अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पहले हान ली ने इस हथियार को अपने शरीर पर छुपा कर रखा था और उसे इसका उपयोग करने का अवसर लगभग नहीं मिला था। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी मूल मुस्कान उस खंजर का उपयोग करने में लगभग सक्षम नहीं होने के विचार से गायब हो गई, जिसे प्राप्त करने के लिए उसने बड़ी रकम चुकाई थी।
उसने उदासीनता से कांपते हुए प्रकाश के गोले को देखा और बिना कुछ कहे एक उड़ता हुआ कदम आगे बढ़ाया और हरे ग्लोब को बेरहमी से काट डाला, जैसे कि वह लकड़ी के टुकड़े को काट रहा हो। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।